क्वेश्चन लास्ट में एल्डिहाइड का है, एल्डिहाइड कीटोन में कि शुष्क कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करने पर। ये वाला है सर? जी जी मैडम, जी सर। हाँ ठीक है सर, ओके। तो नाउ आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ। अभी समझ जाइए कि मैं हूँ, मुझे सुनाई पड़ रहा है, लेकिन अब समझ जाइए कि मैं नहीं हूँ। अब आप ही 3 रिव्यूअर्स हैं और जहां मुझे लगेगा कि मुझे पिच इन करना है, आई विल पिच इन। सो आई नाउ आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ। ओके, हाँ जी। तो ये प्रश्न है कक्षा 12 में एल्डिहाइड कीटोन और अम्ल का संबंधित प्रश्न है, जिस प्रश्न में जो कि एक मैंने इजी लेवल पे लिया है और मैकेनिकल प्रश्न है। परीक्षण उद्देश्य है, ये प्रश्न परीक्षण करता है कि विद्यार्थियों को कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से एल्डिहाइड प्राप्त करने की समझ है। उनको ये मालूम है कि कि जब भी कैल्शियम लवण का अपन शुष्क आसवन करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न है, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट के मिश्रण का शुष्क आसवन करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए मिथेनल, ऑप्शन नो इथेनल, ऑप्शन सी इथेनॉन या एसीटोन और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है विकल्प बी इथेनल। तो इस प्रश्न में अपन बात करना चाहेंगे तो अपन सभी पॉइंटों के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं संज्ञानात्मक तो स्तर, कठिनाई स्तर के बारे में। तो पहला ऑप्शन आता है, मैं आपसे महेंद्र भाई और हेमंत भाई से निवेदन करूंगा कि अब मैं एक एक पॉइंट पढ़ते जाता हूँ, उस पॉइंट पे अपन चर्चा करते जाते हैं कि वो इस प्रश्न पे लागू होता है या ना होता है, या अपन इसमें कुछ और चेंज कर सकते थे। जैसे पहला पॉइंट है, क्या अवधारणा का परीक्षण करने वाला हिस्सा सही है? हेमंत भाई। हाँ महेंद्र भाई। हाँ, जो अवधारणा हम चेक करना चाहते हैं वो उसका हिस्सा तो ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा एक जो चीज मैं बताना चाह रहा था इसमें, अच्छा एक ही बिंदु पर एक एक बिंदु करके अपन लोग चर्चा करते हैं, सारे बिंदु लेके बिंदु करके चर्चा करते हैं ताकि सभी पॉइंट अपने को क्लियर हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अपन जो जांचना चाहते हैं वो ठीक है। हेमंत भाई, हेमंत भाई आवाज आ रही है? शायद हेमंत भाई का नेटवर्क इशू आ रहा है। तो महेंद्र भाई, अब आप दूसरा पॉइंट पर देखते हैं, क्या परीक्षण करने का विचार आवश्यक, प्रासंगिक और उचित है? तपन सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है हेमंत भैया, आ रही है आपकी आवाज। जी सर, बिल्कुल सर। अपना जो पहला बिंदु है अवधारणा का परीक्षण करने वाला हिस्सा, तो ये प्रश्न जो है अपने अवधारणा का परीक्षण करता है, ये इस बिंदु पर ये सटीक है। तो सेकंड पॉइंट था, क्या परीक्षण करने का विचार आवश्यक, प्रासंगिक और उचित है? जी जी, अपन आप साथ में ही बोल सकते हैं, ऐसा कोई विशेष पॉइंट नहीं है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। अपन लोग क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं वो हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे क्वेश्चन हम लोगों के ही हैं और हम लोगों को सबको ही इस पर फाइनलाइज करना है। तो रिव्यू कर रहे हैं तो हम लोग सब साथ मिलकर ही इसको रिव्यू कर रहे हैं अभी की कंडीशन में। तो सारे सबके विचार आएंगे तो हम लोग ज्यादा परफेक्शन में जाएंगे। तो अभी दूसरा जो आप बता रहे हैं जिस पर अपन बात कर रहे हैं कि परीक्षण करने का विचार आवश्यक है, प्रासंगिक है और उचित है ना, तो बिल्कुल उचित है, प्रासंगिक है। दूसरा भी अपना एकदम सही बैठ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दूसरे बिंदु में भी। नेक्स्ट है, क्या परीक्षण करने का विचार स्वतंत्र है? प्रश्न का ऐसा तो नहीं लग रहा कि अधूरा है या इंफॉर्मेटिव नहीं है, ऐसा कुछ? हेमंत भाई, हेमंत भाई क्या आ सकता है, आज नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, चलो ठीक है। तब तक हेमंत भाई की आवाज आती है तो मैं करता हूँ विचार भी। परीक्षण करने का विचार भी फ्री है, इसमें कोई डिपेंडेंस नहीं है किसी अन्य के ऊपर, इसलिए विचार भी सही है। तो मेरे हिसाब से बिंदु 3 भी ठीक बैठता है इसमें। और
अगला जो बिंदु है वो देखते हैं अपन, क्या परीक्षण की जाने वाली अवधारणा किसी एक मुद्दे पर केंद्रित है। अब यहाँ पर भी टॉपिक जो है वो एक ही टॉपिक अपन लेके चल रहे हैं तपन सर, जी जी। तो ये भी ठीक है सर। यहाँ पे अब ये प्रश्न में थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया था। ये प्रश्न और इसके बाद वाला प्रश्न, एक जगह जोएल सर वो बाद वाला प्रश्न पढ़वा दीजिए, उसके बाद इस पे वापस आ जाएंगे। हाँ, अब ये जैसे इसके बाद वाला प्रश्न पूरा प्रश्न यही है, लेकिन उसका ऑप्शन जो डी है वहाँ पे जो था ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, और यहाँ पे इसका ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ये प्रश्न बड़ा थोड़ा सा मैंने ट्विस्टेड बनाया था, और इसके कारण इसको इजी ले जाके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ले गया था मैं इस प्रश्न को। इसमें मैंने प्रश्न कठिन प्रश्न विशेषता भी चेंज की थी। वो प्रश्न इजी था और मैकेनिकल था। ये प्रश्न इजी है लेकिन अंडरस्टैंडिंग का है, और इसका ऑप्शन बदल गया है। तो इससे इस प्रश्न में जो अब मैं यहाँ पे ये इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा मेरे को लगा है कि क्या परीक्षण में की जाने वाली अवधारणा किसी एक मुद्दे पर केंद्रित है। इसमें यहाँ मेरे को लग रहा है कि अब ये परीक्षण जो प्रश्न है वो कई चीज टेस्ट कर रहा है। तो मैं इसमें अब थोड़ा सा जूही मैडम से निवेदन करना चाहूंगा कि जूही मैडम ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। शायद जूही मैडम का नेटवर्क का इशू आया है। तो महेंद्र भाई, इसमें अपन जो जैसे ये जो एस्पेक्ट है, हम लोग जो इसमें जो एस्पेक्ट लेके चल रहे हैं वो एल्डिहाइड और की ये कीटोन के बनाने की जो विधियां हैं, हाँ हाँ, उसमें अपन कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन लेके चल रहे हैं। तो शुष्क आसवन लेके हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो उसकी यही हम एक अभिक्रिया को जानना चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसमें एस्पेक्ट जो है बिल्कुल एक ही होना चाहिए। हम दूसरा एस्पेक्ट कौन सा इसमें नहीं, फॉर एग्जांपल जैसे दोनों प्रश्न मैंने स्पेशली काफी वो था, तो दोनों में केवल एक ऑप्शन के कारण प्रश्न चेंज हो रहा है। उसमें एक ऑप्शन था उपरोक्त में से कोई नहीं, और इसमें उपरोक्त सभी। ये इसलिए लिया कि केशव फॉर्मेट और ये सभी में सभी बन सकते हैं क्या? तो ये हाँ, दूसरे बिंदु पे दूसरे विचार प्रश्न करना में पड़ेगा। सभी बन सकते, क्योंकि जब कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसिटेट का जब हम शुष्क आसवन कराना है, इसके लिए कोई एक विशेष कंडीशन नहीं है कि विशेष कंडीशन में ही इसमें एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसमें उसी कंडीशन पे आपका मिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड भी प्राप्त हो जाएगा, उसी कंडीशन में आपका एसीटोन भी प्राप्त हो सकता है, और उसी कंडीशन में आपका एसिटाल्डिहाइड भी प्राप्त होगा। तो मिक्सचर भी प्राप्त हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इससे ऑल सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। मुझे एक्चुअली अभी कंफ्यूजन समझ में नहीं आया है कि क्या कंफ्यूजन है। मैडम, कंफ्यूजन ये है कि दोनों प्रश्न में केवल एक ऑप्शन चेंज किया है मैंने। ऑप्शन का अंडरस्टैंडिंग लेवल भी चेंज, वो मतलब प्रश्न विशेषता भी चेंज कर दी मैंने, और थोड़ा सा लेवल भी चेंज हो गया है। ओके, तो कंफ्यूजन क्या है कि यहाँ पे प्रश्न ये है कि प्रश्न एक चीज नहीं, दो चीज चेक कर रहा है कि क्या बनना है। इसमें मिथेनर भी बन रहा है, इथेनर भी बन रहा है, इथेनॉन भी बन रहा है। तो अब ऑप्शन में जैसे चूंकि चारों बन रहे हैं, तीनों बन रहे हैं, ऐसे ऑप्शन में यहाँ पे उपरोक्त सभी आ गया, और उसमें उसमें उपरोक्त में से कोई नहीं दिया, ऐसे उसमें इथेनर को हमने ऑप्शन दिया है। लेकिन यहाँ पे आपका टारगेट पूछना है कि कैल्शियम सॉल्ट के अराउंड है ना आपकी चीज। जी 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 मैडम। हाँ, तो अगर बाकी तीन बन भी रहे हैं, लेकिन आपको एक्शन, आपका स्पेसिफिक पॉइंट टू बी टेस्टेड है कैल्शियम सॉल्ट का एक्शन, तो वो शायद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी तीन चीजें बन रही हैं बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग एंड दैट इज बीइंग टेस्टेड। बिल्कुल यही मैं बोलना चाह रहा था कि वो क्वेश्चन का टारगेट है वो तो एक ही है आपका एस्पेक्ट इसमें। तो ये ऑप्शन भले ही इसमें आप अब हालांकि ये क्वेश्चन में जैसे जो विकल्प डी है उपरोक्त सभी, मुझे लग रहा है डिस्ट्रक्टर में ये इसमें बदलाव शायद करना पड़ेगा। बाद में अपन बात करेंगे इस पे जब वो बिंदु आएगा तब। तो यहाँ पर क्या है कि वो दो से ज्यादा बन नहीं सकते हैं, अपन तीनों को लेके चल रहे हैं ना, तो उस वजह से दो से ज्यादा बन नहीं सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन ऐसा कुछ डाल सकते तो हैं कि तीनों ही मैथमेटिक्स बनेंगे का ना भाई साहब। हाँ
तीनों ही बनेंगे, बनते तीनों ही हैं। कैल्शियम मिक्सचर फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट के मिश्रण का शुष्क आसवन करने पर। कैल्शियम, हाँ कैल्शियम तो ना कंडीशन उसके लिए, इसमें उपरोक्त आंसर में डी दिया हुआ है, कैल्शियम हाँ फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट का मिश्रण लिया है ना आपने। हाँ हाँ हाँ, वो मिश्रण कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट मिश्रण से तो एसिटल्डिहाइड ही बनता है, एथेनॉल। नहीं तो इसमें अब अपन चलो सब्जेक्ट के ऊपर अपन ना चले, नहीं तो क्वेश्चन में थोड़ा सा अपन सा देखना एक्चुअल उसको में ये क्वेश्चन। एक्चुअल में क्या है कि उसके लिए कंडीशंस नहीं है ना, कि कैल्शियम फॉर्मेट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करता है, कैल्शियम एसीटेट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे करता है, और उनका कॉम्बिनेशन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे करता है, ऐसा नहीं हो, तीनों एक ही कंडीशन में। तो इंडिविजुअल लेवल पे कैल्शियम फॉर्मेट का जब अपन डिस्टिलेशन करने जाएंगे तो इंडिविजुअल लेवल पे उसका डिस्टिलेशन क्यों नहीं होगा, कैल्शियम एसीटेट का इंडिविजुअल लेवल पे डिस्टिलेशन यहाँ क्यों पर नहीं होगा। अकेला कैल्शियम फॉर्मेट होगा तो मेथिनल बन जाएगा, अकेला हाँ कैल्शियम एसीटेट होगा तो एसीटोन हाँ बन जाएगा, कैल्शियम एसीटोन बन एसीटेट जाएगा, प्लस कैल्शियम और फॉर्मेट दोनों का होगा होगा तो तो फिर इथेनॉल बन जाएगा। वो कंडीशंस है ना इसलिए कंडीशंस, इसलिए। वो हाँ 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 वो कंडीशन कंडीशंस। स्पेशल, इन तीनों के लिए स्पेशल कंडीशन कुछ अलग अलग नहीं, एक ही कंडीशन है तीनों की। तो हाँ वो एक साथ मिलाकर तो ये इसमें आंसर एथेनॉल ही होगा। खैर वो अपना अलग अगला अगला बिंदु चलिए, है। और अच्छा ये अब सभी नेक्स्ट पॉइंट था, क्या विषय और उप विषय का जुड़ाव सही है। मैंने क्वेश्चन में लिया उप विषय, मतलब वो ठीक है, वो भी। obviously है नहीं। नेक्स्ट है, क्या संज्ञानात्मक वर्गीकरण सही है। हाँ अब अपना इसमें संज्ञानात्मक वर्गीकरण में कठिनाई स्तर और प्रश्न विशेषता ये चीजें लेना है अपने को ना। जी जी तो इस हेमंत सर आप बोले जरा आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तब तक मैं भी जी बात सर, करता हूँ। जी सर, कुछ हेडफोन में प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए अच्छा मेरी प्रॉब्लम हो रही थी। तो सर जैसे कि अपना ये जो दिए पांचवें पॉइंट पे अपन चर्चा करें, क्या विषय और उपविषय का जुड़ाव सही है। तो इसमें हम विषय प्रश्न को, यदि इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो इसमें विषय को अपन क्या मानेंगे और उपविषय को क्या मानेंगे। पहले तो ये आवश्यक है, क्योंकि जी या अपन चौथे बिंदु पर बात करें, अवधारणा किसी मुद्दे पर केंद्रित है, तो मुद्दे से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, ये चीज समझना जरूरी है कि मुद्दे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मुद्दा किसको लें। अ, जैसे कि एल्डिहाइड, यहाँ पर एल्डिहाइड बनाने प्राप्त करने की समझ है, तो अपन ने अभी जो डिस्ट्रक्टर्स पे बात की थी, तो डिस्ट्रक्टर्स जो अपना पिछले वाले क्वेश्चन में था, एथेनल पर्टिकुलर, हाँ हाँ वो ज्यादा बेटर था, क्योंकि यहाँ हाँ पर हम अपना परीक्षण उद्देश्य रख रहे हैं कि एल्डिहाइड प्राप्त करने की उसको समझ है कि नहीं है। हम्म, तो उपरोक्त सभी ना होकर के यदि अपन जो एथेनल वाले ऑप्शन, इसमें इनमें से कोई नहीं था, तो उसमें एथेनल वाला ज्यादा सही ऑप्शन था। इथेनॉल तो वाला जी सर। जी 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 अच्छा, और ये अपन पांचवें सर बिंदु इसमें की जी बात की, महेंद्र विषय भाई। और उपविषय क्या रखेंगे, तो ये निर्धारित करना कि इस प्रश्न के लिए विषय और उपविषय क्या होगा, इस पर थोड़ी सी प्रकाश डालें आप। जी जी तपन सर जी सर, वही मैं कह रहा था, आपने इसमें जो कौशल लिखा है ना, जो क्वेश्चन इसमें में कौशल स्किल लिखा आना हुआ चाहिए थी, और हाँ ये उप टॉपिक टॉपिक की जगह सब टॉपिक हाँ, की सब जगह टॉपिक क्वेश्चन है, में लिखा। बिल्कुल जी बिल्कुल सब टॉपिक लिखा गया है इसमें ये जी 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 कौशल जी में। तो उन जी दोनों जी। को देखेंगे तो वो दोनों मैच कर रहे हैं, मतलब वाला जुड़ाव सही है। अब एल्डिहाइड किया हुआ है इसका यहाँ पे क्वेश्चन में आना था उसको, कि उसको एनालिसिस आना चाहिए था, कि बच्चा एनालिसिस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा उसका एनालिसिस है ना सर। जी सर। यहाँ पे उसका क्वेश्चन एनालिसिस ऑप्शन। आना चाहिए, कि एनालिसिस कर रहा है, कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। संज्ञानात्मक वर्गीकरण इसमें सही है ही, कठिनाई स्तर भी इसका सर सही है। सामान्य स्तर का प्रश्न, यदि बच्चे को इस क्रिया की जानकारी होगी तो वो आसानी अब से इसका उत्तर दे अब सकता है। प्रश्न का आठवां जो पॉइंट आ रहा है, क्या एक ही सही उत्तर है, वो भी पूरी तरह से सही है, ये पॉइंट पे अब अपन चर्चा करें। जी जोएल भाई इसके यहाँ पहले वाली साइड बता दें, इसके पहले वाली साइड कर दे जोएल भाई। सर देखी थी मैं, आगे देखी है वाली, मैं। ओके। हाँ जी सर, ये जी देखा है मैंने। जी। तो तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था उस वाली साइड में, कि अब एक ही ये उत्तर यहाँ इस पर। साइड पे लिया है मैं आपको। हाँ, हम्म, कि क्या एक ही उत्तर सही है, और क्या वो पूरी तरह से सही है। प्रश्न अब यहाँ ये आ रहा है, क्या वो पूरी तरह से सही है। अब अपन इस सर पे ये अपनी चर्चा। ये जो चीज़ है ना, यही बात जो यहाँ पर बिल्कुल ये जो पॉइंट आ रहा है
क्या 8वां पॉइंट अपन बात कर रहे हैं, क्या एक हाँ। ही सही उत्तर है, वह पूरी तरह से सही है। हाँ। तो वो यही यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है बच्चों के अंदर, क्योंकि इसके हिसाब से मतलब तो क्लियरली कंडीशंस में मेंशन नहीं है। कैल्शियम फॉर्मेट कैल्शियम एसिटेट को मिश्रण को हम उसका सूचकांकन कर रहे हैं, यानी एक साथ गर्म कर रहे हैं दोनों को। हाँ। तो इसका तो आंसर एथेनॉल ही होगा, है ना। हम्म। तो अभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं। कि मिश्रण की कंडीशन में वो ये विचार अगर करता है, अगर वो कंफ्यूज अगर है कि भाई कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मॉलिक्यूल भी आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, कैल्शियम एसिटेट के मॉलिक्यूल भी आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसिटेट भी रिएक्ट कर जाएंगे, जी, तो ये जी। कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जबकि आंसर में इसका एथेनॉल एक ही आंसर ये होना चाहिए था। तो इसका उत्तर मैंने वो यहाँ पे अब अपन ये है कि चूंकि इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं है, मतलब ये एक ऑप्शन दे रखा है, तो इट मीन्स इनमें से 3 में से एक आंसर आना चाहिए, मिथेनॉल, इथेनॉल और इथेनॉल। तो यहाँ पे इसलिए इसको इथेनॉल को प्रेफर किया गया है, क्योंकि दोनों का यहाँ पे पूछा गया है कि एल्डिहाइड प्राप्त करने की समझ है। तो एल्डिहाइड प्राप्त करना है ऐसे कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट के जब अपन मिश्रण का शुष्क मिक्सचर का डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें एथेनॉल प्राप्त होगा। इसी तरह एल्डिहाइड बनाने की मेथड भी यही है, इसलिए यहाँ पे ये उत्तर इसका सही होगा। हेमंत भाई। हाँ हाँ, जी सर। ये सही है। और उसमें उपरोक्त सभी इससे सही होगा क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट से कैल्शियम मिथेनॉल भी बन रहा है, कैल्शियम एसीटेट से इथेनॉल भी बन रहा है, और दोनों के मिक्सचर से इथेनॉल भी बन रहा है। इससे वहाँ पे वो रेसिमाइजेशन हो जाएगा, उससे सबका मिश्रण प्राप्त होता है। इससे वहाँ पे उपरोक्त सही, जो ऑप्शन वहाँ पे उपरोक्त सभी है, इससे वो आंसर वहाँ पे वो सही होगा। जी सर, बिल्कुल। नहीं तपन सर, वो वहाँ पे अब खैर अपन वो कंटेंट वाली बात अपन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक क्योंकि है, रेसिमाइजेशन तो एक अलग अलग वो चला जाएगा, एस्पेक्ट ही अलग है रेसिमाइजेशन। चलिए। वो तो ऑप्टिकल आई से रिलेटेड है ना, तो वहां इसका पर बिंदु हम देखें, बात करते हैं जी। हाँ अमन सर बोले। इसका सर अपन 9वां बिंदु देखें, क्या गलत विकल्प पूरी तरह से गलत गलत है, लेकिन बेतुका नहीं है। बेतुका नहीं नहीं है है। ना। तो ये चीज भी थोड़ा सा उस बात पे प्रकाश डाल रही है, जो चर्चा में आंसर अभी कर रहे हैं उस पे, कि विकल्प गलत तो है लेकिन पूरी तरह से गलत है क्या, ये चीज भी देखना। हाँ, मतलब ऐसा विकल्प नहीं हो तो नहीं है जो कहीं भी किसी भी तरह से एग्री नहीं कर इसमें रहा है, टॉपिक से जुड़ा ही हुआ नहीं है। ये आप सब टॉपिक से जुड़े हुए हैं। जी, ये तो ये टॉपिक से जुड़े हुए हैं पूरी तरह से। और अब नेक्स्ट आता है, क्या उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प का प्रयोग भ्रांतियों की जांच के लिए किया गया है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए किया गया है। हाँ ये बात है, इसमें भ्रांतियों की जांच के लिए किया गया है। इसमें अपन उसको जैसे जो आप बात रखना चाह रहे थे ना, वो बात अभी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर वो है। ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है हाँ हाँ, जी सर, कि बिल्कुल। क्या उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं सही विकल्प को का प्रयोग भ्रांतियों की जांच के लिए, तो कंफ्यूजन को क्रिएट करने के लिए, कंफ्यूजन की क्लियर करने के लिए उसका फैक्ट हाँ, एकदम है या नहीं है बिल्कुल ना। उपरोक्त में तो से कोई नहीं, यानी यहाँ पर आपने वो जो इसका बनाया था, यानी इसीलिए बनाया है दोनों, ये दोनों है ना। तो जी यहाँ पर ये जो 11वां बिंदु है ना, इसको फोकस करने के लिए आपने दोनों को बनाया है यहाँ पर। जी 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 तो जी। ये जो है इसका मतलब ये वाला जो अभी सामने स्क्रीन पर है ना, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प ये यहाँ पर सही होगा। मतलब क्वेश्चन को मतलब यहाँ पर ही सही होगा। करेक्ट है ना, मैं ये तपन सर, एम आई राइट? जी, नहीं मैं थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया भाई साहब। नहीं आपने एक इसी प्रश्न को बनाया है, इसमें विकल्प डी में रखा है, एक में उपरोक्त सभी है ना, हाँ, और इसमें रखा है आपने उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। जो 11वां बिंदु ये कहता है कि आपने जो ये जो रखा है कि उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं, हाँ, ये जो विकल्प प्रयोग भ्रांतियों की जांच के लिए किया गया है, तो भ्रांतियों की जांच के लिए ये सही यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं ठीक है, लेकिन वहां वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त सभी, वहां पर वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है।
लेकिन ये जो उपरोक्त में से कोई नहीं है, ये यहाँ पर इसकी भ्रांतियों की जांच के लिए किया गया है। अपन ने इसका जो उपयोग है वो सही किया गया है। जी मतलब यहाँ पर जो विकल्प डी है वो ठीक है, वहां विकल्प डी ठीक नहीं है। ओके ओके तो 11वें एक बिंदु मिनट यहाँ पे मुझे बस, सॉरी यहाँ पे इंटरप्ट इन द सेंस मुझे समझना था कि ऑल ऑफ जी द अबव कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि ऑल ऑफ द अबव वहां पे गलत है। ये डिस्कशन भी कर लीजिएगा कि वहां पे ऑल ऑफ द अबव कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। कंफ्यूजन इन द सेंस अगर कोई मिसकंसेप्शन कैप्चर कर रहा हो तो वो भी तो चेक गलत करिए। है, नहीं, हाँ, या वो वहां गलत। पे ऑल ऑफ द अबव रहना गलत है, हाँ हाँ मैडम, लेकिन वहां तो पे उस वो तरह से चेक जैसे करिएगा। हाँ, कुछ कंडीशन में वहां पर वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें बच्चा ये सोचता है कि हो सकता है कि इसमें हमने दोनों दोनों चीजें ले रखी है, तो कैल्शियम फॉर्मेट मॉलिक्यूल कैल्शियम फॉर्मेट के साथ भी रिएक्ट कर जाए, कैल्शियम एसिटेट के साथ भी रिएक्ट कर जाए, और कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसिटेट कर जाए। सॉरी तो अगर तीनों की इस तरह की रिएक्शन अगर होती है तो तीनों का मिक्सचर बन सकता है, ऐसा कंफ्यूजन उसमें हो सकता है, उसके अंदर आ सकता है, अगर हम विकल्प डी वहां उपरोक्त में से सभी रखते हैं तो। हालांकि वो गलत भी है। आप जो कहना नहीं चाह रहे गलत हैं नहीं मैडम। है मयंक भाई। हाँ, बस वो वही वही मुझे यही कहना था कि मयंक भाई आप वो अगर गलत ऑल ऑफ नहीं, द अबव गलत कहीं वो गलत उत्तर सही है, गलत हो तो देखिए। क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार वो प्रश्न पूछा गया है। उस टाइप के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेकिन में उसमें आए हुए हैं। कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी तपन कंडीशन सर। भी मेंशन नहीं है। कंडीशन इसी प्रकार से क्वेश्चंस को कंफ्यूज वो कि आपको कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सब्जेक्ट जो होते हैं, आपके जो विकल्प होते हैं उन विकल्पों को ऊपर भी ध्यान देते हुए प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। कई बार जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रश्न मैंने कई बार मैं बच्चों से क्लास में जब पढ़ाता हूँ, जब ये बच्चों को जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाता हूँ, जब मोस्टली ये प्रश्न पूछता हूँ उनसे मैं, उनसे कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बिल्कुल क्लियर होता है। कारण क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल स्पेशल जब हम डाइजेस्टेशन करते हैं उसके लिए कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, कोई टेम्परेचर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई विशेष कंडीशन नहीं दे रखी है। उसमें ये कहा गया है कि डाइजेस्टेशन से बनता है। तो जब लेकिन डाइजेस्टेशन से कर बन सकता है ना महेंद्र आपने भाई एक मिनट, 12th एक मिनट महेंद्र भाई, डाइजेस्टेशन बनता है तो जब मिक्सचर करेंगे, मिक्सचर लेंगे, तो उसके लिए ये कंडीशन नहीं है कि यदि मिक्सचर है तो कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसिटेट आपस में ही क्रिया करेंगे। वो इंडिविजुअल भी रिएक्शन कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल रिएक्शन कर सकते हैं। इस कारण से वो इंडिविजुअल रिएक्शन करेंगे तो इंडिविजुअल कंपाउंड भी बनाएंगे, है ना। बिल्कुल सर। मैं अभी ये इसको मैं अपने जो है ना 12th के एस्पेक्ट में बात कर रहा था, क्योंकि 12th क्लास में वहां पर इसको बिल्कुल क्लियरली वहां पे मेंशन किया हुआ है। कंडीशन तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, वहां पर इन तीनों का मिक्सचर भी बन सकता है, ऐसा तो इन्होंने एनसीईआरटी बुक में भी नहीं दिया हुआ है। फिर बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। अमन सर, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर, इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। मतलब अपनी जो टेक्स्ट बुक है मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। तपन सर जो बोल रहे हैं वो बात अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी की बुक भी अपने पास है, या अपन जो अपने बोर्ड की बुक्स को देखते हैं तो उनमें उन्होंने स्पष्ट ये दिया हुआ है कि अगर हम मिक्सचर लेते हैं तो उसका कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट से एसिटल्डिहाइड ही बनेगा। वहां उन्होंने ये कहीं पे भी ना तो नोट लगाया है, ना वहां पे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ऐसी कंडीशन में तो वहां पर उसमें ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अब ये उसमें लिखना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अगर वो होगा तो ये कंडीशंस भी बन सकती हैं, ये भी हो सकता है। ऐसा तपन सर बोल रहे हैं तो वो अपने आप में बात सही है, लेकिन चूंकि इसका जो परसेंटेज रहता है ना, परसेंटेज ऑफ यील्ड, उसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे, और ये बच्चे में भ्रांति पैदा कर सकता है। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था। ओके चलिए अपन अभी इस पॉइंट पे इसके ऑप्शंस के ऊपर न जाते हुए अपन अभी इसके सभी चीजों के ऊपर दूसरे जो पॉइंट दे रखे हैं उनके ऊपर बात करें। हाँ ओके। हाँ। अब जैसे समझदारी का परीक्षण सेकंड 13 प्रश्न आता है। क्या प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक अध्यांश को पढ़ना आवश्यक है? बिल्कुल सर। पढ़ना आवश्यक है ही, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा आप लोग को, अपन सीधे टिक नहीं दे रख सकते। चलिए दूसरा है सही उत्तर किसी अन्य प्रश्न का पता सही उत्तर किसी अन्य प्रश्न से पता नहीं चलता है।
जी सर, ये तो जब पूरा पेपर सेट करते हैं तो उसके उसी से आधार पर अपन निकाल सकते हैं ये हाँ, चीज। ये एक प्रश्न से मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे दूसरे इसके साथ कौन कौन से प्रश्न दे रखे उसके ऊपर आधारित करेगा ये। ठीक है। सही उत्तर चुनने के लिए एवं गलत उत्तरों को रद्द करने के लिए का कोई सुराग मौजूद नहीं है। इसमें नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इसमें नहीं है। तो उसमें क्वेश्चन सर वो नहीं है जो निर्धारण कर सके, सुराग भी बता सके कोई। ऐसा अगला कोई देख। क्लू नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, सही उत्तर सभी आयामों में गलत उत्तरों के समानांतर है। सही उत्तर सही आयामों में गलत उत्तरों के समानांतर है। समानांतर मतलब मिलता जुलता उससे, कहीं ना कहीं वही जो गलत उत्तर में है, वो एकदम से हटके ना हो करके उसके समानांतर में, यही अर्थ होगा इसका। तो ये है समानांतर इसके लगभग। जूही मैडम, हेमंत सर ने जो बात कही है, बिल्कुल जैसे हाँ। वही मैं समझ रहा हूँ। इसका मतलब ये वो मैं भी यही समझ रहा हूँ कि समानांतर का मतलब इसमें यही है कि जो गलत उत्तर दिए हैं डिस्ट्रैक्टर, वो उससे मैच कर रहे हैं, मतलब उससे कोई हटके कोई चीज नहीं है। उसी टॉपिक से है और अगर उसी चीज एक से इसका रिलेटेड। वो वाला, अगर ये वाला पॉइंट है सर जहाँ पे ये लिखा था कि वही जो हम लोग बात कर रहे थे कि अ, अगर ये वाला पॉइंट वो है, क्योंकि मुझे थोड़ा इसीलिए मैंने इंग्लिश, मेरे लिए वो इजी था वो वाला स्लाइड यूज करना। अगर वो वही वाला पॉइंट है जहाँ पे इंग्लिश में बोला गया है कि क्वेश्चन जो ऑप्शंस हैं वो क्वेश्चन और आपस में एक दूसरे के से रिलेटेड हो। तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी कि क्वेश्चन है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक ऑप्शन ग्रीन हाउस गैसेज नहीं हो सकता है, तो इस तरह से रिलेटेड हो। हाँ, मतलब एल्डिहाइड से है तो सभी ऑप्शंस भी एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड हैं, इससे ये भी ऑप्शन सही हो सकता हाँ, है। ये ठीक भी है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न विकल्प प्रश्न के व्याकरण के अनुरूप है। हाँ, जी सर, बिल्कुल अपना ये प्रश्न व्याकरण के अनुरूप है। तो इस विकल्प प्रश्न के व्याकरण के अनुरूप है, तो विकल्प, और यहाँ पर तो ऐसा कुछ ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पर व्याकरण जैसी ज्यादा कोई दिक्कत भी इसमें है नहीं, तो बिल्कुल अनुरूप है ये वाला। मेरे ख्याल से 17वें बिंदु पर भी ज्यादा कुछ यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला बिंदु थोड़ा सर देखेंगे तो भी वो भी है, हाँ, बिल्कुल। हमेशा कभी नहीं केवल आदि जैसे शब्द इसमें नहीं उपयोग नहीं, किए गए। तो ठीक ये है, भी ठीक। है। तो मतलब 18 और 19 में भी जो प्रश्न में यहाँ हाँ पे ये पॉइंट हो गया है। कोई अति विच्छेद अति छादन विकल्प नहीं है। इसमें ओवरलैपिंग ऑप्शन ओवरलैपिंग वाला विकल्प नहीं है, कहीं कोई पे भी नहीं है। ओवरलैपिंग। कोई ओवरलैपिंग विकल्प भी नहीं है। ऐसे कोई विकल्प नहीं है जो विपरीत जोड़े हों, तो यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं नहीं है। आ रहा है। बिल्कुल नहीं है। जैसे कल वो एक प्रश्न में था मेरे वाले में विपरीत जो बताया था, पार्श्ववर्ती व्यापन और वो समाक्षिति हाँ, व्यापन, हाँ, हाँ, कल का वो एग्जाम्पल आप बिल्कुल सही विपरीत है। जोड़े में है हाँ, ना, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। अभी अपने अपने प्रश्न भी याद आते जा रहे हैं अपने को। गलतियां भी याद ये आएंगी याद आती है, सर। वेरी गुड। प्रश्न संस्कृति, लिंग, भौगोलिक और अन्य पक्षपात से मुक्त है। बिल्कुल है, इसमें तो और ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें कहीं कुछ नहीं। हमने केमिस्ट्री में तो बहुत ही चीज कम आई है ऐसी। हाँ, ये समस्याएं नहीं होती हैं सर। प्रश्न सकारात्मक रूप से बनाया गया है, यदि नहीं तो नकारात्मक या शब्द छायांकित किया गया है। तो प्रश्न तो सकारात्मक ही है, इसमें नहीं का प्रश्न नहीं कहीं दिख ही नहीं रहा। सकारात्मक है, कहीं पर नकारात्मक वाली बात इसमें है ही नहीं। इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है कहीं पर तो इसको। कल के कुछ प्रश्नों में था, नहीं वाले में अपन ने नहीं को बोल्ड नहीं किया था या नहीं को अंडरलाइन नहीं किया था, लेकिन अब आप हम्म, आइंदा ध्यान रखना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट है, भाषा। भाषा स्तर के अनुरूप है। हम्म, बिल्कुल भाषा स्तर के अनुरूप है अपना ये प्रश्न। भाषा सरल स्पष्ट है, जिसमें कोई शब्दजाल, मुहावरे, संक्षिप्त शब्द नहीं, नहीं नहीं, है, सब पूरा बिल्कुल स्पष्ट है। नहीं। सर्वनाम संदर्भित है। हम्म, नेक्स्ट है, क्या और कौन का, क्या यहाँ कौन का इसकी सही। आवश्यकता ही नहीं है।
और उपयोग किया गया तो वो क्या, और हम उसका तो तो इसमें आए वो यहाँ पे अभी है नहीं तो वो भी उसका उपयोग होना चाहिए। जी सर। प्रश्न में मैं और व्यक्तिगत सर्वनाम नहीं है, वो भी नहीं है इसमें। प्रश्न एक बंद प्रारूप में है। हाँ, ये प्रश्न जरूर का जो सेंस कंप्लीट सेंस निकल रहा है, इसलिए प्रश्न में कहीं कोई रुकावट नहीं है या अधूरा नहीं है और बिल्कुल बंद प्रारूप में है, तो ठीक है अपनी जगह पर। यहाँ पे जूही मैडम से एक प्रश्न पूछना चाहता था मैं। हाँ जी जूही सर। मैडम, ये जब अपन बंद प्रारूप और खुले प्रारूप की बात करते हैं तो जो मल्टीपल एमसीक्यूज या वन वर्ड प्रश्न जो होते हैं वो तो अपन बंद प्रारूप की बात कर लेते हैं, लेकिन जब ये अपन को उसको डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लेनेशन करवाना होता है तो खुले रूप में लेना पड़ेगा ना मैडम, एफआर क्वेश्चन सर तो। खुले रूप में भी रहे क्वेश्चन, खुले रूप में इन द सेंस ओपन एंडेड, लेकिन एक फॉर्मेट में रहे, मतलब जो मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन का, तो फॉर एग्जांपल कल एक क्वेश्चन था कि ए मींस ऑकर, ऑम्बर और वो आम्बर, तो क्या मतलब है उसका, कोई छोर है क्या है, आप यूए की बात कर रहे हैं, प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, कि अंग्रेजी में ऑकर एम्बर की बात कर रहे हैं, तो उस तरह से क्वेश्चन का और छोर होना चाहिए कुछ। बंद प्रारूप मतलब आप ओपन एंडेड भी दे रहे हैं तो आंसर ओपन एंडेड है, जहाँ पे बच्चा अपनी चीज अपने हिसाब से अपने मन से लिखेगा। विचार हाँ व्यक्त कर सके हाँ, किसी पॉइंट पे। क्वेश्चन खुला हुआ नहीं रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन क्लोज होना चाहिए लेकिन उसके विचार उसमें ओपन होना चाहिए, ये क्वेश्चन एक प्रश्न। फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब ये समझ ही में नहीं आए कि ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि मैथ का क्वेश्चन है, कि कोई छोर ही नहीं है क्वेश्चन का, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी जी, थैंक यू मैडम। पैसिव वॉइस का कोई अनावश्यक प्रयोग नहीं है, वो भी नहीं है इसमें प्रश्न में। इसमें तो डबल कुछ नहीं। नेगेटिव का कोई उपयोग नहीं किया गया है, वो भी नहीं दे रहा किया है। है छवियों आंकड़ों संबंधित कार्य से जुड़े हैं, वो भी यहाँ इसमें। पे कुछ हाँ, है नहीं, डेटा और सभी कुछ है नहीं इसमें। प्रासंगिक संबंधित है और जोड़ने वाला है, प्रासंगिक तो संबंधित है और जोड़ने वाला है, वो भी ऐसा कुछ यहाँ पे इस प्रश्न में दिख नहीं रहा। संदर्भ अनावश्यक हास्य और अवास्तविकता के माध्यम से विचलित करने वाला नहीं है, तो ये भी इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है, है एप्लीकेबल नहीं। नहीं दिख रहा। अब संपादकीय और शैलीगत विचार का पर बात करते हैं। परीक्षण उद्धृत शब्द वाक्यांश और वाक्य उभारे गए हैं। जी भाई साहब। हाँ, इसमें परीक्षण उद्धृत शब्द वाक्यांश और वाक्य उभारे गए हैं, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि इसकी ऐसा कुछ, मुझे एक वो जो लैंग्वेज वाले पेपर में शायद इसकी ज्यादा आवश्यकता पड़ती होगी। आपने इसमें पेपर में केमिस्ट्री या हाँ, सब्जेक्ट में अपने को थोड़ा सा विकल्पों ये का। परीक्षण शब्द तो इसमें ये दिया गया ना सर। अब जैसे नेक्स्ट है, विकल्पों का सही विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे इसको अपन को देखना पड़ेगा कि विकल्पों को सही विराम शब्दों का प्रयोग, यहाँ पे विराम शब्द अपने को कैल्शियम फॉर्मेट के तहत कामा नहीं है, तथा आ गया तो कामा की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, प्रश्न तो यहाँ पे इसमें नहीं है, जो क्वेश्चन के स्टेप में भी नहीं है और इनमें तो फिर एक एक वर्ड एक एक ही है, तो वहाँ तो कोई विराम चिन्ह है ही नहीं, तो लास्ट इसलिए में मेरे हिसाब से जरूर आना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं के बाद में जरूर आना चाहिए था, ताकि वो प्रश्न वहाँ समाप्त हो गया, ऐसा पूर्ण विराम आ सकता है। वहाँ पे एक पूर्ण विराम आता हम्म हम्म उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पूर्ण विराम आना चाहिए। है उसके आखिरी में कि यह प्रश्न समाप्त हो गया, अब नया प्रश्न शुरू यहाँ होगा। जी मैडम, ये कई जगह जैसे ऐसा भी कर देते हैं, जैसे मैथेनॉल एथेनॉल जितने भी ऑप्शन लिखे हैं वहां सब जगह पूर्ण विराम लगा देते हैं, क्या वो गलत है? अगर सर वो कोई स्टेटमेंट नहीं बना रहा है तो गलत तो नहीं, लेकिन वहां पे रहने की जरूरत नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल होता है मेथनल, ये कोई ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अगर होता है कि करने पर डैश प्राप्त होता है, क्या तभी नहीं होता, वहां पे तो क्वेश्चन में पूर्ण विराम होता है, लेकिन अगर आंसर कोई स्टेटमेंट पूरा कर रहा है तो हम पूर्ण विराम
तो मतलब यहाँ पर हम पूर्ण नाम लगा सकते हैं इनमें सभी में, क्योंकि ये शुष्क आचमन करने पर प्राप्त होता है। तो आखिर में जैसे मेथेनॉल आ रहा है लास्ट में। लेकिन कोई स्टेटमेंट पूरा नहीं कर रहा है ना सर, ये कोई वाक्य हाँ। नहीं बना रहा है ना, तो ये तो एक होता है, प्राप्त होता है हाइफन, ये तो जरूरी नहीं है, पूर्ण विराम ना भी लगे तो चलेगा। और जो डी वाला विकल्प है मैडम, इसमें आखिर में ये लगेगा, इसमें विकल्प डी में लगाना जरूरी है फिर इसको। इसमें भी अगर नहीं है तो भी चलेगा सर, क्योंकि ये कोई स्टेटमेंट पूरा नहीं कर रहा है। तो आप देखिए कोई वाक्य पूरा कर रहा है क्या, वो एक बार आप ध्यान से देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो उसकी लैंग्वेज की वजह से ऐसा है, कैल्शियम फॉर्मेट कैल्शियम एसिडेट के मिश्रण का शुष्क आचमन करने पर प्राप्त होता है, फिर इसके बाद ये चलेगा, तो ये स्टेटमेंट को हाइफन पूरा लगाना नहीं कर उसके रहा बाद, है। उसके बाद तो हाइफन लगाना जरूरी है ना सब में, प्रश्न के बाद तो हाइफन लगाया जो हाइफन सही है, हाँ। वो वहाँ पे इस प्रश्न की मतलब यहाँ पे तो पूर्ण विराम नहीं रख सकता। पूर्ण विराम लगेगा तो शायद डी, विकल्प डी के बाद उपरोक्त में से कोई नहीं पे ही रख सकता है शायद, कि अब नया प्रश्न चालू होने वाला है, जैसे यहाँ पे पूर्ण विराम या यहाँ लगाया जा सकता है, कि नहीं लगाए तो भी चलेगा। यहाँ पे ना भी लगाए तो चलेगा सर, आप देखिए एक बार ध्यान से कि कोई स्टेटमेंट पूरा नहीं कर रहा है, ये कोई ग्रामेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये होता है एथनल, ऐसा वन वर्ड टाइप आंसर है ये। मतलब वो जो ऑप्शन है, अगर वो लगाने के बाद स्टेटमेंट पूरा हो रहा होगा तब हमको फुल स्टॉप लगा देना चाहिए इसमें। हाँ, तो यहाँ एक पे मिनट, मतलब ऐसा कुछ नहीं, अगर नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि ये गलत हो एक जा रहा है वो पूरी तरह प्राचार्य से। महोदय का अर्जेंट फोन आ रहा है चेक का, एक मिनट में। तब तक जूही मैडम, ये जैसे इसमें क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉर्मेट द कैल्शियम एसिडेट के मिश्रण का शुष्क आचमन करने पर प्राप्त होता है, और इसमें जो हाइफन लगाया है, यहाँ पर हम विसर्ग भी लगा देते हैं, कई बार विसर्ग लगा देते हैं ना, दो बिंदी रख के, तो वो ठीक है कि हाँ नहीं है हाँ हाँ कि ये? हाँ हाँ हाँ, वो भी सही है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। जी ठीक है। तब तक सर बात कर रहे हैं तपन सर किसी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो एक छोटा सा मैसेज था, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, विकल्प का एक क्रम तार्किक क्रम है, गद्यांश के रूप में अनुसार अक्षरों, लंबाई, समय और संख्याओं के क्रम में है। तो इसमें तो शायद वो पॉइंट आ नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में है, तो उसमें तो यहाँ पे वो पॉइंट यहाँ तो ये पॉइंट भी नहीं आएगा। नहीं, यहाँ पर तपन सर थोड़ा सा तो आएगा, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं तो नीचे ही आएगा बिल्कुल। हाँ ये हाँ, इसका मतलब क्रम तो बिल्कुल सही है। उसका वो क्रम सही है, मतलब वो क्रम में अपन हाँ, ऊपर के तीनों में आगे पीछे कर सकते हैं, पर लास्ट वाला तो लास्ट में ही आएगा। अब इसलिए ये दिक्कत, ये ऐसी ये उपरोक्त में तो कहीं नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब अपन इसको प्रश्नों को ऑनलाइन करते हैं, तो ऑनलाइन करने के बाद उसमें ऑप्शन में डाल देते हैं, जो गूगल फॉर्म वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे अपन रेंडम वाला प्रश्न, रेंडम वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं कि बच्चे को रेंडमली इसमें भी ऑप्शन दीजिए, सर तो उसमें कई बार उपरोक्त में से न कहीं पहले दूसरे नंबर पे ही पहुंच जाता है, ऑटो जनरेटेड वाले प्रश्न में पहुंच जाता है कई बार। वैसे भी सर इसमें देखें तो एक सीक्वेंस तो छोटा सा एओबी में बन ही रहा है। पहले अपन ने मेथेनॉल दे दिया है, मेथेनॉल दे दिया, फिर उसके बाद एथेनॉल दे दिया है, तो एक बढ़ते हुए क्रम ए और बी में तो आ ही रहा है। तो ये इस बिंदु पर भी पूरी तरह से ये प्रश्न खरा उतरता है। तो इसमें जैसे अब लास्ट में जैसे अप्रूवल के पास पहुंचेंगे अपन लोग, मतलब इसी 37 पे बात करने के बाद, तो जो बात करी थी केवल उसी में यहाँ पर करेक्शन शायद करना पड़ेगा, जो ही मैडम फाइनल हम बताएंगे इसमें। ये जैसे कौशल और टॉपिक के बात, टॉपिक अपने आप में वहां पर जो लिखा हुआ सही है, और ये जो कौशल में लिखा हुआ है वो अपन बात कर रहे थे कि ये सब टॉपिक होना चाहिए। तो यहाँ पर कौशल जो है वो यहाँ पर मेरे हिसाब से ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज, ये शायद इतना ये इसमें ऐसा आप चेंज सर होना चाहिए। बताएंगे, आप लोग क्योंकि क्वेश्चंस आप टैग कर रहे हैं, तो आपके स्किल में क्या लिख के आता है जब ड्रॉप बॉक्स आप क्लिक करते हैं, तो क्या लिख के आता है उसमें? स्किल्स ऑलरेडी फीड हैं
किस स्किल आपको डालना पड़ता है, क्या है? आप जब LIS पे क्वेश्चंस बना रहे हैं तो आप होता है ना कि स्किल एक ऑप्शन होगा, उसके बगल में ड्रॉप बॉक्स आता होगा, तो उस ड्रॉप बॉक्स में क्या क्या आता है? टॉपिक्स आते हैं, सब टॉपिक्स आते हैं कि ये एनालिसिस ऑफ एल्डिहाइड्स या ऐसा कुछ आता है, क्या आता है? नहीं, उसमें मैडम यही आते हैं, नॉलेज, एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज, बस ये अंडरस्टैंडिंग तीन ही और चीज आती एप्लीकेशन। हैं। हाँ हाँ, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, तपन सर, हेमंत एप्लीकेशन। सर, यही 3 चीज आती हैं स्किल में। तपन सर, जस्ट टू कंफर्म, यही आता है जब आप LIS के स्किल्स में टैगिंग करते हैं? तपन सर मेरे ख्याल से है नहीं, वो बात करने लगे शायद, मुझे लग रहा है। तो हेमंत सर, हेमंत सर होंगे। हाँ, मैंने वो सॉरी म्यूट कर रखा था। ओके ओके, मैं बोले जा रहा था इधर से, मैं समझा आवाज जा रही है, लेकिन वो म्यूट कर रखा था। उसमें स्किल में मैडम वहाँ पे जो आता है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड स्किल, वो जो अपन जो भी टॉपिक सब्जेक्ट साइंस की हाँ, जो स्किल्स हैं सब्जेक्ट कि रिलेटेड आते होंगे ना कि नॉलेज ऑफ क्या फैक्ट है। है, और फिर हाँ हाँ, रीजनिंग है, एग्जैक्टली। एनालिसिस है, या क्लीन अप है, या एक्सपेरिमेंटल है, हाँ हाँ, हाइपोथेसिस, वहाँ पे वो यही स्किल में आता है ना। आता है। जी जी मैम। हाँ, हाँ, तो तो वही इसमें महेंद्र, बदलाव करना पड़ेगा। आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा। हाँ, तो अगर जैसे इन्होंने आउट ऑफ LIS ये लिख दिया है कि एल्डिहाइड का सामान्य विरचन, इसका ये सब टॉपिक हो गया एक्चुअल में मैडम। ओके, तो इसमें हो सकता है, इसमें सिंपल कुछ भी हो सकता है कि आप, इफ द चाइल्ड इज एबल टू डिफाइन, सॉरी ये तो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव के स्टेटमेंट में हो गया, लेकिन एनालिसिस बच्चा कर रहा है, रीजनिंग कर रहा है, या डिफाइन कर रहा है, तो आप ये चीज स्किल में हो सकता है कि बच्चा कर क्या रहा है ये। और LIS में आपके ऑलरेडी होंगे, ड्रॉप बॉक्स में कुछ ना कुछ मेंशन्ड होगा जो आपको चूज करना होता होगा। तो प्रश्न विशेषता कैन बी MUA, लेकिन जो स्किल है, स्किल में कुछ ना कुछ होगा कि रीजनिंग है, क्रिएशन है, डायग्राम है, वो आपको अपनी लिस्ट में, यू हैव टू रीविजिट दैट लिस्ट। फिर मैडम ये परीक्षण जो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है, जैसे ये मैकेनिकल है, तो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव, और इसको अगर देखें तो इसकी जो लैंग्वेज है, थोड़ा इसमें भी बदलाव हो सकता है। यह प्रश्न परीक्षण करता है कि विद्यार्थियों में कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से एल्डिहाइड प्राप्त करने की समझ है, एल्डिहाइड प्राप्त करने का ज्ञान है, ऐसा हम कर सकते हैं इसमें तपन सर? यस, ज्ञान, हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है। हो सकता है ज्ञान, समझ, या इंग्लिश में तो अंडरस्टैंडिंग ही होगा, दोनों का मतलब नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। हाँ, क्योंकि अपन ये इससे भी अगर मैच करेंगे कि प्रश्न की विशेषता से अगर मैच करें और मैकेनिकल दिया है, तो अपन यहाँ पर ज्ञान से का यूज करें तो ज्यादा बेटर है, जी जी और अंडरस्टैंडिंग में अपन यहाँ पर समझ ले सकते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहा आप। बाकी अब हाँ, हेमंत सर कुछ आप बोल रहे थे? जी सर। तो ये अप्रूव करने के हिसाब से अब आगे बढ़ेंगे। अब जूही मैडम तो उन्होंने तो अपने ऊपर छोड़ दिया है ना, तो अब आप हाँ, बताओ इसको अप्रूव करना है। अब आप दोनों को अप्रूव करना है। जी मैंने जी तो बना जी दिया, सर। मेरे तरफ तो से फिर सपोर्ट है। क्या आपको ड्राइव करना है? अगला क्वेश्चन भी कोई और जिसका आएगा और आपस में डिस्कशन करिए। आई एम ऑल इयर्स, मुझे सुनाई पड़ रहा है। जी तो जी मैडम। हाँ, जी इसका सर, मतलब इतना करने के बाद बोले हेमंत सर। इस प्रश्न को अप्रूव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो चेंज अभी बताए थे कि इसमें अपने को जो कौशल है उसको, और थोड़ा सा ये टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में बदलाव करके इसको अप्रूव कर दिया जाए। जी सर। सर वो बात वही हो जाती है कि टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में बदलाव ना करके क्वेश्चन में बदलाव करना नहीं ज्यादा नहीं, उचित है। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव बदलना नहीं है, शब्द और बदलना है उसकी जो टेस्टिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिव में। हाँ, लैंग्वेज केवल लैंग्वेज समझ में जो की है जगह ज्ञान है। समझ बस की बस जगह ज्ञान है करके इसको। बस। क्योंकि अपन जब अप्रूव, जैसे जूही मैडम ने भी अप्रूव किए थे ना, तब उन्होंने जी कहा था सर। ना टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। जी सर बिल्कुल। तो अपने को भी अगर जैसे कहीं पे लग रहा है कि ये इसकी लैंग्वेज में अगर थोड़ा सा बदलाव करके टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव भी और अच्छा हो सकता है, तो वो भी अपने को कर लेना चाहिए इसमें। जी सर और बिल्कुल। इतना करने के बाद उसको अप्रूव कर दिया जाए। बाकी तो उसमें सारी चीजें, सारे पॉइंट अपन ने देख लिए हैं, तो कहीं कोई ऐसी
और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसलिए ये अप्रूव करने योग्य है मेरे विचार से। हेमंत सर, आपके विचार से? जी सर, इसको अप्रूव करते हैं सर, बहुत अच्छा है और सभी बिंदुओं पर परखने के बाद हम इसको अप्रूव करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न किसका लेने हैं अपन? जोएल सर, लाठी घुमाई जाए। हाँ सर, 1 मिनट सर। हेमंत सर, आपका क्वेश्चन प्रेजेंट करूं मैं? बोथ जी सर। क्वेश्चन। हाँ जी सर। ये वाला है ना सर? जी सर। तो इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, आज आपके समक्ष ये जो प्रश्न रखा गया है, कक्षा 11 के स्तर का ये प्रश्न है। इसका टॉपिक आबंधन, घटना स्तर मध्यम। प्रश्न ये अंडरस्टैंडिंग का है और इसका परीक्षण उद्देश्य, यह प्रश्न परीक्षण करता है कि छात्रों को जल के अणुओं में आबंधन की समझ। वैसे तो ऐसे प्रश्न पर कल काफी सारा डिस्कस हो चुका था, लेकिन आज प्रश्न समीक्षा की जो 35 बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर हम इस प्रश्न का पुनः परीक्षण करते हैं। इसमें क्या क्या त्रुटियां हैं और क्या क्या बिंदुओं को ये पूर्ण करता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्रश्न है, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। बिंदु ए, द्विध्रुव अंतर क्रिया से। बी, आयोडीन बंध अंतर क्रिया से। सी, द्विध्रुव अंतर क्रिया से। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी अवधारणा की संज्ञानात्मक स्तर और कठिनाई स्तर पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु इसके अंतर्गत, क्या अवधारणा का परीक्षण करने वाला हिस्सा सही है? तपन सर, महेंद्र सर, इस पर थोड़ा अपना विचार व्यक्त करें। हाँ, अवधारणा आप जो जांचना चाहते हैं वो उसके हिसाब से तो ठीक है। ठीक है। बिंदु 2 पर आते हैं, क्या परीक्षण करने का विचार आवश्यक, प्रासंगिक और उचित है? अपन कल इस पॉइंट पे बहुत सारी डिटेल पे चर्चा कर चुके थे कल। हाँ, कल तो काफी चर्चा हुई थी इस पे। तो अगला बिंदु आते हैं, क्या परीक्षण करने का विचार स्वतंत्र है? हाँ, ये इसमें तो ये ठीक है, मतलब विचार जो है उसमें तो कहीं से कोई दूसरा विचार से मैच नहीं कर रहा है, तो ये फ्री है, मतलब ऐसा है। तो इसमें ये तीसरा बिंदु तो ठीक चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। चौथा बिंदु पर आते हैं, क्या परीक्षण की जाने वाली अवधारणा किसी एक मुद्दे पर केंद्रित है? तो ये भी ये सही बिंदु है। भी मेरे ख्याल से सही आ रहा है इसका। पांचवें हाँ बिंदु के हाँ लिए। जी सर, बोलिए। हाँ हाँ, ये तो ठीक है। अवधारणा क्या? किसी एक ही मुद्दे पर है, हाइड्रोजन बंध समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर ठीक है, एक ही मुद्दा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। पांचवा बिंदु आता है, क्या विषय और उप विषय का जुड़ाव सही है? अब इसमें यहाँ पे उप विषय नहीं आ पाया ना। इसमें उप विषय जो है ना, मेरे ख्याल से हाइड्रोजन बंध आना चाहिए। हाँ, वो आ नहीं पाया ना, इससे हम्म अपन यहाँ पे अभी इसको विषय और उप विषय को जोड़ नहीं पाएंगे। हम्म। जी। अगला हम बिंदु देखेंगे जी, इसमें क्या संज्ञानात्मक वर्गीकरण सही है? मीडियम को अपन ने बोला था कक्षा 11वीं के हिसाब से, इसको अपन ने कल बोला था कि इसको इजी लेवल में होना चाहिए था, जो अपन ने मध्यम कठिनाई स्तर पे लिया था। इसको कल अपन ने बात की थी कि इसको इजी लेवल पे लिया जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, कल अपन ने जो
जो मैडम ने भी जो बिंदु बताए थे ना, कठिनाई प्रभावित करने वाले, जैसे एक ही प्रतिक्रिया, दो प्रतिक्रिया या ज्यादा प्रतिक्रिया हो, या वो ज्यादा, उसके लिए पूर्व ज्ञान की ज्यादा आवश्यकता ना हो, तो इजी लेवल पे आ जाएगा। तो उसका जो कठिनाई स्तर है वो मध्यम के बजाय आसान, यहाँ पर इजी हो। हाँ, और ये प्रश्न में अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है, आपका प्रश्न विशेषता तो अंडरस्टैंडिंग में ही आएगा, क्योंकि वो था, लेकिन प्रश्न में ही यहाँ पर थी दिक्कत। आगे अपन अगले बिंदु में देखेंगे वो। हाँ सर, वो जैसे जैसे अपन बिंदु बढ़ेंगे, जहाँ जहाँ परेशानियां हैं, हाँ, उसको वहीं पे देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगला अपना बिंदु है, क्या एक ही सही उत्तर है और वह पूरी तरह से सही है? हाँ, यहीं पर वो चीज आ गई है। तो अपन सर क्या देखो, यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं, यहीं पर ये बात आ गई है कि ये जो जैसा ही दिया। डिस्ट्रैक्टर्स हैं उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो हाँ, यही क्या एक ही सही उत्तर है और वह पूरी तरह सही है। इसमें अपन ने सुधार किया था, एक ही सही उत्तर है, इसमें सही उत्तर है ही नहीं ना। ये इसमें तो एक ही उत्तर सही है। हाइड्रोजन बंध अंतर क्या से अपन इसमें, यदि जो उत्तर वो प्रश्न का जो दिया सही है ना, उत्तर बर्फ का इसमें घनत्व, नहीं है। अपन ने जो वो कल है चर्चा नहीं करी थी कि उसमें गया था कि जो इसका सही उत्तर है कि इसकी ज्यामिति के आधार पर इसका उत्तर होना चाहिए था, वो इसमें नहीं है। जी सर। हाँ, तो बिंदु 8 जो है ना, ये यहाँ पर मतलब इस पे गौर करना पड़ेगा अपने को। इस पे बिंदु 8 की कसौटी पर ये इसके डिस्ट्रैक्टर्स सही नहीं सर हमारा। हाँ, बिंदु 8 के ऊपर इसके डिस्ट्रक्टर में थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है। 9वां बिंदु हम देखें, क्या गलत विकल्प पूरी तरह से गलत है? हाँ, ये तो है। ठीक है। और 10वां बिंदु, क्या गलत विकल्प छात्रों की त्रुटियों और भ्रांतियों का पता लगाने का काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं कि यदि वो बच्चा यदि गलत उत्तर पे राइट लगा रहा है, तो मतलब उसकी त्रुटियां या उसमें कुछ उसके मिसकंसेप्शन है, इसका मतलब ये दिख रहा है। 11वां बिंदु देखते हैं, क्या उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प का प्रयोग भ्रांतियों की जांच के लिए किया गया है? इसमें तो आपने रखा है। तो सभी, हाँ, इनमें से कोई आपने ले रखा है ना कि उपरोक्त में इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपने शायद, मेरे को ऐसा लगता है कि उपरोक्त में से इनमें से कोई नहीं इसीलिए लिया गया है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास दिख नहीं रहा था, इसलिए यहाँ पे ये चौथा ऑप्शन रखा गया है। जी सर जी, क्योंकि मैं उसको आवर्धन को लेकर ये प्रश्न बना रहा था। हाँ। ये आवर्धन से जुड़ा हुआ प्रश्न बनाना है ना। अब यदि चूंकि अपन ये जो डिस्ट्रैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ये है कि डिस्ट्रैक्टर्स के आंसर सही नहीं है, तो फिर इसको टिक किया जा सकता है। हाँ, अगर इस हिसाब से देखें ना अपन हेमंत सर, जैसे इसमें हाँ तीनों आंसर नहीं है, तो चौथा आंसर डी बन तो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जी सर, पर मैंने उसको फोकस करके नहीं बनाया प्रश्न। हाँ हाँ, नहीं वो समझ में आ रहा है। मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो निकालना चाह रहा था कि जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है उसके कारण से, ना कि ये इनमें से कोई नहीं आपको निकालना चाह रहा था। तो वो वहां पर आती पूरी बात की, वो डिस्ट्रक्टर वाली बात ही समस्या खड़ी हो रही है इस प्रश्न में, क्योंकि डिस्ट्रक्टर में वो चीज हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बंध, वही कल बात कर रहे थे ना कि हाइड्रोजन बंध बर्फ और जल दोनों में ही होते हैं। तो बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, तो ये हाइड्रोजन बंध, केवल हाइड्रोजन बंध के बेसिस पे आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो अगला प्रश्न बिंदु पे आते हैं, क्या सभी विकल्प प्रासंगिक हैं और प्रश्न से संबंधित हैं? तो ये भी वही हो गया, इसमें भी वही किया जाएगी कि ये प्रासंगिक नहीं है। नहीं, ये आप दे सकते हैं मेरे हिसाब से हेमंत सर। जैसे क्या है कि बच्चे से अपन जो पूछना चाह रहे हैं, तो वो बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, तो किस बंध के कारण होता है, वो ये प्रश्न, ये तो अपन को, क्योंकि इसके अलावा और हम क्या दे सकते हैं उसमें, जो अपन चीज लेके आ रहे हैं, जैसे ज्यामिति के आधार पर उसका सही आंसर होगा, उसके स्ट्रक्चर के आधार पे, लेकिन वो स्ट्रक्चर भी हाइड्रोजन बंध से ही बनता है, तो वो पूरा स्टेटमेंट तब होगा जब हाइड्रोजन बंध बनने के बाद उसका जो स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय हो जाता है, तो उसका आंसर ये होगा। तो ये तीनों जो दिए हैं प्रासंगिक तो हैं और प्रश्न से संबंधित भी हैं आपके, मतलब हाँ, ये कोई ना कोई ये किसी भौतिक बल के कारण ऐसा हो रहा है, और वो भौतिक बल जो उसमें जो स्ट्रक्चर को पूरा कर रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पूरा कर रहा है, वो भौतिक बल हाइड्रोजन बंध है,
क्योंकि दो जो सहसंयोजक बंध होते हैं, वो सहसंयोजक बंध तो उसको उसका जो शेप है वो बना रहे हैं, उसका बैंड स्ट्रक्चर पानी का जो अपन पढ़ते हैं। लेकिन जब ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाते हैं और उसका शेप जब टेट्राहेड्रल हो जाता है, वो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड और ये दोनों कोवेलेंट अपन वो लेके चलते हैं, तब जाकर के वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि उन हाइड्रोजन बंध का या इन आकर्षण बलों का तो मतलब है यहाँ पर। तो ये तीनों को आपको देना पड़ेगा, मतलब इस तरह के तो वो आपको देने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से विकल्प जो है वो प्रासंगिक है और प्रश्न से संबंधित भी है। तो बिंदु 12 जो है ना वो आपका ठीक है यहाँ पर। जी सर। अपन सर आपका इस मैं बिंदु पर ये बोलना चाहूंगा कि विकल्प 12 जो है उसमें अपन ये बोलते हैं कि जो सही उत्तर है वो इसमें उपलब्ध नहीं, उपस्थित नहीं है। हाँ 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 बिल्कुल। यानी सभी विकल्प प्रासंगिक है और प्रश्न संबंधित है। प्रश्न संबंधित, लेकिन जो सही उत्तर है वो इसमें नहीं है। हम्म। तो सही तो उत्तर रही होने विकल्प का तो प्रासंगिक है। यहाँ पे जो उनमें से कोई नहीं जो है उसकी जगह क्या सही उत्तर आना चाहिए। तो फिर या अपन ये कह सकते हैं कि इसका उत्तर ही आपने गलत लिखा, इसका उत्तर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। डी होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। अगले बिंदु पर आते हैं। ये अब समझदारी का परीक्षण। इसमें पहला बिंदु, प्रश्न का उत्तर देने के लिए गद्यांश को पढ़ना आवश्यक है। तो मेरे ख्याल से तो सही है, बिना वो तो गद्यांश। पढ़ना पड़ेगा। अगला बिंदु, सही उत्तर किसी अन्य प्रश्न से पता नहीं चलता है। ये भी प्रश्न पेपर पत्र पर ही निर्भर करेगा। हाँ, नॉट एप्लीकेबल। ये भी सही, यहाँ पे ये पॉइंट भी सही है। सही उत्तर किसी अन्य प्रश्न को तो पूरा पेपर नहीं है अपने पास। सही उत्तर चुनने के लिए एवं भी गलत उत्तरों को रद्द करने के लिए कोई सुराग नहीं है, कोई मौजूद नहीं है। ये भी बात सही है बिल्कुल। जी सर। बिंदु के 16, सही उत्तर सभी आयामों में गलत उत्तरों से ही समानांतर है। वो भी सही है, उसमें भी कोई ऐसा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। जी सर। 17वां बिंदु है, विकल्प प्रश्न के व्याकरण के अनुरूप है। विकल्प व्याकरण के, हाँ उसमें भी व्याकरण की तो कोई त्रुटि है ही नहीं। हाँ, इसमें कुछ है नहीं है व्याकरण का, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा कुछ बिंदु ही नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा उसमें लिखा हुआ जो ऑप्शन दिए हुए हैं, और कोई व्याकरण मिस्टेक वाली ऐसी चीज आ भी नहीं पाएगी जहां तक है। बस एक चीज है जो शायद टाइपिंग के कारण है कि बर्फ की जगह वर्फ लिखा हुआ है। हाँ वो तो बंद बंद हाइड्रोजन बंद भी वो ये बांध हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद अगला बिंदु आता है, हमेशा, कभी नहीं, केवल, आदि जैसे कोई शब्द नहीं है। तो ये भी ये तो है नहीं है नहीं। 18 19 नहीं है, 20 भी नहीं है। जी, कोई ओवरलैपिंग विकल्प नहीं है। नहीं है, इसमें ओवरलैपिंग वाला कोई विकल्प नहीं है। विपरीत जोड़े भी, ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो विपरीत जोड़े वाला हो। क्यों ए और सी में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है सर। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया से, द्विध्रुव अंतरक्रिया से, ये हालांकि दोनों होते हैं, दोनों विपरीत हो रहा है एक दूसरे से। नहीं, लेकिन ये द्विध्रुव अंतःक्रिया और द्विध्रुव प्रेरित अंतःक्रिया विपरीत नहीं होगा, समानांतर होना चाहिए। हाँ, समानांतर है। तो वही एम्बिगियस हो गया ना दोनों में। दोनों कंफ्यूजन तो क्रिएट करेंगे बच्चों को। सर विपरीत हम उसको तब मानते हैं जब केवल दो ही चीजें हों, एक दूसरे के अपोजिट हों। तपन सर, जी, वो एक डायपोल इंड्यूस्ड होता है, इंड्यूस्ड डायपोल होता है, और ये डायपोल है। तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। डिफरेंट चीजें, चलिए ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं, मतलब उसमें और कंफ्यूजन नहीं, उनको पता होगा तो। तीसरा कोई ना हो। हम्म। जब कोई तीसरी उसी से जुड़ी अवधारणा ना हो, केवल दो ही चीजें हों, एक दूसरे के अपोजिट हो, तब हम उसको अपोजिट केस में रख सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, आगे 22वां बिंदु देखते हैं जो कि अप्रासंगिक कठिनाइयों से जुड़ा हुआ है। प्रश्न, संस्कृति, लिंग, भौगोलिक एवं अन्य पक्षपात से मुक्त है। तो ये इसमें बिल्कुल नहीं बनता है। 23वां बिंदु देखते हैं, प्रश्न सकारात्मक रूप से बनाया गया है
यदि नहीं तो नकारात्मक शब्द छायांकित किया गया है। तो ये इसमें नकारात्मक शब्द नहीं है, शब्द है नहीं इसमें। आगे अगला बिंदु देखते हैं। भाषा संबंधी कोई दिक्कत नहीं इसमें। रूप है जी। 25वां बिंदु, भाषा सरल और स्पष्ट है, इसमें कोई शब्द जाल, मुहावरे, संक्षिप्त शब्द नहीं है, तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। 26वां बिंदु, सर्वनाम संदर्भित है, नॉट एप्लीकेबल जी। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्या और कौन का सही और लगातार उपयोग किया गया है, तो इसमें क्या और कौन शब्द भी नहीं आ रहे हैं। 28वां बिंदु, प्रश्न में कोई व्यक्तिगत सर्वनाम नहीं है, तो ऐसा भी नहीं दिख रहा है। 29वां बिंदु, प्रश्न एक बंद प्रारूप में है। बिल्कुल है। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, सीधा सीधा है, कंप्लीट सेंस है। इसके अलावा अगला बिंदु देखते हैं तो 30, पैसिव वॉइस का कोई अनावश्यक उपयोग नहीं किया गया है। नहीं किया गया है। डबल नेगेटिव का उपयोग भी नहीं हो रहा है इसमें। छवि और आंकड़े से भी नहीं नॉट है। एप्लीकेबल। प्रसंग संबंधित है और जोड़ने वाला है। 34वां बिंदु देखें, संदर्भ अनावश्यक हास्य या अवास्तविकता के माध्यम से विचलित करने वाला नहीं है। ठीक है। इसके बाद संपादकीय और शैलीगत विचारों पर हम आते हैं। 35 बिंदु है, परीक्षण, उद्धृत शब्द, वाक्यांश और वाक्य उभारे गए। वही चीज है। मैं एक बार जूही मैडम से भी ये कंफर्म करना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि ये शायद ग्रामेटिकल या उसमें ये जो लैंग्वेज वाली जो होंगे शायद उनमें ये ज्यादातर इफेक्टिव होगा। साइंस वाले उसमें शायद ये कम इफेक्टिव होगा, या कहीं पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि साइंस। एग्जैक्टली सर, अपने में ग्रामर इन द सेंस हमें पंक्चुएशन से ऐसे ध्यान रखना है कि दो तीन शब्द एक दूसरे में ना मिल जा रहे हों और क्वेश्चन का स्टेम को पूरा करता हो आंसर, वो एक दूसरे से तालमेल बिठाता हुआ। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे, बहुत सारे मतलब कुछ तो पॉइंट्स ऐसे होंगे जो अराउंड लैंग्वेज के होंगे, शायद साइंस के लिए उतने एप्लीकेबल ना हो, लेकिन हम लोग ध्यान में जरूर रखेंगे कि हम लोग मेजर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें। जी जी बिल्कुल। तो इसके बाद हम अगले जाते हैं 30 पॉइंट पर, विकल्पों का सही विराम चिन्हों का उपयोग किया गया है। इसमें हेमंत सर कहीं पे ऐसा कोई इसकी कॉमा की जरूरत नहीं है, बस जो अभी जी मैडम ने भी जो बात कही थी कि वो जैसे स्पेलिंग मिस्टेक, जो प्रिंटिंग मिस्टेक हम कह सकते हैं बर्फ का, और ये हाइड्रोजन बांध का जो आपने भी बताया था, हाइड्रोजन बांध लिखा गया है वो। बाकी उसके अलावा यहाँ पर ऐसा कोई कॉमा या फुल स्टॉप या वैसा कुछ तो आएगा भी नहीं। जी सर। और लास्ट बिंदु है हमारा, विकल्प एक तार्किक क्रम में है, तो इसमें ऐसा कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं मेरे ख्याल से कि इसमें ठीक है। तो क्रमबद्धता तो इसमें आएगी नहीं। इसमें तो आपका उत्तर जो है ऑप्शन जो सही क्रम में जमे हुए हैं, जब 1 2 3 4 नंबरिंग क्रमबद्धता नंबरिंग में या बड़ा है घटा है उस हिसाब में आएगा। नहीं सर, यहाँ पे ना क्रमबद्धता सॉरी वैसे भी अगर यहाँ पे एक मिनट उसको देखा जाए, हाँ यहाँ पे अपन बी को पहले नंबर पे ले सकते थे, सी को दूसरे नंबर पे ले सकते थे और ए को तीसरे नंबर पे ले सकते थे। यहाँ पे बड़े छोटे के आधार पर शब्दों की संख्या क्या है यहाँ पे, मतलब क्रमबद्धता शब्दों की संख्या के आधार पे लिए जाए। हाँ, तो शब्दों की संख्या से यहाँ पर तो मेरे ख्याल से तात्पर्य नहीं होगा कोई। मैडम ऐसे नहीं सर, लेकिन प्रिंटिंग के हिसाब से ये एस्थेटिक्स की बात है, इससे कोई क्वेश्चन का सही गलत होने का कोई तो मतलब वो लेना देना नहीं है। लेकिन जब प्रिंटिंग में क्वेश्चंस आते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन अगर वैसे रहता है तो वो एक तो एस्थेटिक लगता है और रीडिंग में इजीली आता है बच्चों के लिए। बस ये बच्चों के कन्वीनियंस के साथ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैडम मैं एक बात और बोलना चाह रहा था इसमें। मैडम मैं कुछ बोलूं इसमें? हाँ जी बोलिए। मतलब मेरा जो मैं समझ रहा हूँ जो विकल्प के एक तार्किक क्रम में, तो तार्किक क्रम में मतलब ये है कि जैसे
और वो जो जब उस पे क्वेश्चन को पढ़ रहा है, उसके बाद जब बच्चा वो ऑप्शंस पे जा रहा है तो हर एक ऑप्शन पे विचार कर ले। ये भी इस क्रम में, जैसे पहला ही अगर आंसर जैसे उसमें पढ़ा और उसने उसका आंसर सीधा गलत लगा दिया, तो कई बार वहां उसकी कंफ्यूजन पैदा होने की वजह से क्वेश्चन को गलत कर देता है। अगर वो सारे क्वेश्चन को अगर हम जैसे मान लो हर एक ऑप्शन को विचार करता हुआ चले, जैसे मैं भी मेरा क्वेश्चन जब आएगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि मुझे एक डिस्ट्रैक्टेड जो उसको जो सही आंसर था, एक्चुअली वो की था, उसको मुझे लास्ट में रखना चाहिए था। तो हमको की को ऊपर रखना है कि नीचे रखना है या कैसा रखना है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। शायद विकल्प तो के ये आप तार्किक ये भी आप समझा सकते हैं, तो ये लॉजिकल ऑर्डर कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है सर। अगर आपने लॉजिकली ऐसे प्लेस किया है, तो इफ समवन आस्क्स, यू कैन ऑलवेज डिस्कस अबाउट दिस कि ये है ये मेरा लॉजिक था। तो ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं, वही मैंने कहा कि ये आपके क्वेश्चन को गलत सही नहीं बनाता है, ये बस एक ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से आपको एक सजेशन है। ठीक है, बिल्कुल। जी, तो अपने ये सभी 37 बिंदुओं पर चर्चा अपन ने की इस प्रश्न के रिगार्डिंग। तो आप लोगों से अपना मत रखने से पहले मैं ही इसमें सुधार करने की बात कहूँगा कि यदि हमें इस प्रश्न को सही करना है और इस प्रश्न को यदि ठीक करना है, तो इसके डिस्ट्रैक्टर्स को चेंज करने की आवश्यकता है। इस पर कल भी चर्चा हो चुकी बात को लेकर, और कहाँ किन बिंदुओं पर ये प्रश्न अपना जो कसौटी पर सही नहीं आ रहा, वो चीज हमें इस डिस्कशन में सामने आ रही है। तो इसमें हेमंत सर, जी मैम, हेमंत सर, हाँ इसमें ना जो कर दिया ना भाई साहब, हम क्या बोले। हाँ नहीं ठीक है, वो अपन लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं कि जैसे बात अभी कर चुके थे कि एज इट इज रखना है तो इनमें से कोई नहीं विकल्प इसका आंसर सही आप रखेंगे। और इसको कठिनाई इस तरह जो पहले तपन सर ने भी बात करी थी कि वो इसका इजी होना चाहिए था, क्योंकि इस पे ज्यादा अपन लोग उस पे ज्यादा वो नहीं करना पड़ेगा अपन को, या 2 या 3 थॉट इसमें नहीं आ रहे हैं, सीधा एक ही जो है प्रतिक्रिया से उसका काम हो जाएगा। और लेवल के हिसाब से भी देखें तो कंसेप्ट भी इसमें ज्यादा नहीं लग रही है, या प्री नॉलेज की ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें, इस हिसाब से वो इजी अकेला कर दें अपन इसमें। और बाकी और ये के साथ जाएं तो अपन इसमें इनमें से कोई नहीं विकल्प को हाँ इनमें से कोई नहीं देंगे तो आंसर डी इसको करके, और बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा कैसे जा सकता है और ये अप्रूव हो जाएगा मेरे हिसाब से। तपन सर और कुछ आप बताएं। नहीं, मेरे हिसाब से तो अब सब कल इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया था। आज भी अपन इस पे डिस्कशन कर ही चुके हैं। अब सर ने खुद ही कंक्लूड कर दिया है, तो शायद अपने को अब इसमें ज्यादा वो बोलने की जरूरत नहीं है भाई साहब। बिल्कुल जितने पॉइंट अपन ने कल ही एक्सपोज किए थे, कल ही अपन उस पॉइंट पे आ गए थे, और लगभग आज इतने सारे पॉइंटों पर अपन चर्चा कर चुके हैं। मेरे ख्याल से इस पे दोहरी चर्चा हो गई है, काफी चर्चा हो गई है इसके ऊपर। मतलब देखिए जैसे जूही मैडम का जैसे आज की जो अपनी वर्कशॉप है, तो उसका मतलब ये है कि सारे बिंदु विचार करने के बाद अपने को अप्रूव करना है। तो इसमें अप्रूव करने के लिए अपने को क्या इसमें से हटा देना चाहिए, क्या इसमें से मतलब हटाने का अपन को सजेशन देना चाहिए, या कुछ जोड़ने का। डिस्ट्रक्टर एक अपन को इंक्लूड करवाना पड़ेगा, एक विकल्प जो इनमें से कोई नहीं है उसकी जगह एक वो विकल्प जो सर ने बोल ही दिया कि सॉरी मेरा कहीं वो एक कॉल आ गई थी तो इसलिए नेटवर्क चला गया था। आप कुछ बोल रहे थे मैं सर मेरे से? हाँ नहीं, मैं बस ये बोल रहा था कि इसका जो एम ये जो वर्कशॉप चल रही है अभी, जो आज के दिन का जो एम है वो एज ए चूंकि रिव्यूअर है, तो उसमें अपने को ये सजेशन देना है जो क्वेश्चन बना रहे हैं कि भाई इसमें क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ थोड़ा बदलाव लाना है या ये हटा देना चाहिए, या फिर ये इसमें सजेशन देना है अपने को। तो फाइनल जब अप्रूव करेंगे तब इसके ऊपर, तो वो अभी खुद हेमंत सर ने भी इस पे बात कर ली थी, बता दिया था कि इसमें पहले भी कल भी इस पे चर्चा हुई थी। तो अभी ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट डी है, जो ये इसमें की इसका हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं, उसको ऐसा रख के भी हम कर सकते हैं, और ज्यादा बेटर ये है कि उसको जो एकदम सही आंसर है वो भी हम दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इसमें इनमें से कोई नहीं अगर रख के भी करेंगे तो भी इसको अप्रूव किया जा सकता है। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नन ऑफ द अबव इलॉजिक
लॉजिकल तो नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन गलत नहीं है। हाँ, अगर आप उसको और बेटर करना चाहते हैं तो आप श्योरली चौथा ऑप्शन रख सकते हैं, अगर कोई वो वैलिड मिसकंसेप्शन है तो। तो मेरे हिसाब से इसको ऐसे ही रखा जाए और उसमें केवल इजी, अकेला कठिनाई स्तर इजी कर दिया जाए, बाकी तो ठीक है प्रश्न। ठीक है तो जोएल से बोलना है आगे बढ़ने के लिए, हम लोग अप्रूव कर रहे हैं इसको। हाँ हाँ बिल्कुल मैडम। जोएल सर, अगला जो है वो आप दीजिए, शायद हाँ मेरा सर, है वो। हाँ सर। इसमें एक और चीज हम ऐड करना चाहेंगे जब तक ये जोएल शेयर करें अपनी स्क्रीन, कि एज अ रिव्यूअर ऑफ अदर क्वेश्चंस, और हमेशा याद रखिए एज अ रिव्यूअर ऑफ योर ओन क्वेश्चन। तो ये 37 पैरामीटर्स आपके तब भी हैं जब आप क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं और आप उसको पहला रिव्यू अपना खुद का दे रहे हैं। सर ये वाला क्वेश्चन है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, सभी को नमस्कार। तो अभी हम मेरा ये प्रश्न इस पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिस पर हम सभी रिव्यू करेंगे इस पर। तो मैं एक एक करके इस प्रश्न, पहले तो ये प्रश्न पढ़ देता हूँ, फिर एक एक करके ये इसके जो यहाँ पर रिव्यू के लिए जो पॉइंट है उनको हम समझेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो उसमें प्रश्न है, ये इसका जो कक्षा है वो कक्षा 11 का प्रश्न है। कौशल इसमें समझ या बोध से है, और टॉपिक ऊष्मागतिकी, और सब टॉपिक इसमें ब्रैकेट में कर दिया है मैंने, ऊष्मा और कार्य। एक्चुअली यहाँ पर सब टॉपिक, चलो मैंने यहीं पे इसी को पकड़ लिया है, तो थोड़ा सा आप लोग भी इस पे सलाह देंगे कि ऊष्मा और कार्य ना होकर जो प्रश्न दिया हुआ है वो अवस्था फलन और पथ फलन के ऊपर है। तो अवस्था फलन और पथ फलन इसमें सब टॉपिक आना चाहिए। कठिनाई स्तर सर मध्यम। इसमें नीचे को काय की सीट लकड़ी लगी रहती क्या? हाँ हेलो। इसके बाद प्रश्न विशेषता इसकी अंडरस्टैंडिंग है, और परीक्षण उद्देश्य, यह प्रश्न परीक्षण करता है कि क्या विद्यार्थी अवस्था फलन और पथ फलन की समझ रखते हैं। तो प्रश्न इसमें है, निम्न में से कौन सा अवस्था फलन नहीं है। ऑप्शन ए है कार्य प्लस ऊष्मा, यानी दोनों को मिलाकर के दिया गया है। बी है कार्य, सी है आंतरिक ऊर्जा, और डी है एंथैल्पी। इसका जो सही उत्तर है वो है कार्य। अब एक एक करके हम लोग इसको रिव्यू करेंगे बिंदुवार। तो पहला बिंदु है कि अवधारणा का परीक्षण करने वाला हिस्सा सही है। तपन सर आप बताएंगे बिल्कुल इसके सही बारे में। है, बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पे अपन इसको हाँ करते हैं। जी, क्या परीक्षण करने का विचार। जी हाँ हाँ हाँ, हेमंत सर बोले। सर, मेरी तरफ से भी ये बिल्कुल सही है। धारणा का क्या परीक्षण। परीक्षण करने का विचार आवश्यक है, प्रासंगिक और उचित है। जी सर, बिल्कुल ये बिंदु भी सही है। बिंदु तीसरा जो है, क्या परीक्षण करने का विचार स्वतंत्र है। बिल्कुल स्वतंत्र है, फ्री है। अन्य किसी विचार से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब, है ना। बिंदु क्रमांक 4 पे बात करते हैं फिर। क्या परीक्षण की जाने वाली अवधारणा किसी एक मुद्दे पर केंद्रित है। इसमें एक ही मुद्दा लिया गया है। जी जी बिल्कुल, अवस्था फलन और पथ फलन को ही वो, इसमें कोई ऐसा टॉपिक ठीक। क्या विषय और उपविषय का जुड़ाव सही है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना,
जो विषय और उपविषय, उपविषय में मैं यहाँ पर पहले ही इस बात को भी हम चर्चा कर चुके हैं। आप लोगों का भी विचार आप बताएं कि हाँ उपविषय में अवस्था आपने फलन और बता पद दिया फलन कि होना चाहिए। इसमें मेरे को विषय चेंज करना था, तो फिर कैसे जुड़ाव सही होगा? आप ही आप खुद ने हमको सजेस्ट कर दिया कि सर इसे चेंज करना है, तो फिर वो जुड़ाव सही नहीं है ना? ठीक 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 हेमंत सर, ठीक है ना? जी सर बिल्कुल। मतलब अपन यहाँ पर सब टॉपिक अवस्था फलन और पद फलन ये कर देते हैं इसमें सब टॉपिक। क्या विषय और उपविषय, ठीक है। अगला है, क्या संज्ञानात्मक वर्गीकरण सही है? आप संज्ञानात्मक कठिनाई स्तर और प्रश्न विशेषता आप देखें और बताएं तपन सर। संज्ञानात्मक जो वर्गीकरण है मध्यम स्तर का और प्रश्न जो है विशेषता अंडरस्टैंडिंग। सर जैसे ये सरल मध्यम स्तर ना होकर के सरल स्तर का करें तो ज्यादा सही रहेगा। तपन सर आप बताएं। मेरे हिसाब से भी हेमंत सही ने सही बोला है कि इसको अपन लेकिन अभी हमको यहाँ पे अपन इसको एक बात कर रहे हैं कि इसमें लिखा है प्रश्न में अपने को इसमें हाँ नहीं में उत्तर देना है, तो अपन हाँ नहीं में उत्तर दें हेमंत भाई? वर्गीकरण सही है या नहीं है? तो अपन को तो नहीं है। जब भैया पूछेंगे कि वापस क्यों नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं इसको इजी लेवल में आना चाहिए। जी सर तभी सर इससे अच्छा, संवाद बढ़े। फिर इसमें यही बात फिर आगे ये आती है, इसको इजी लेवल में क्यों आना चाहिए? इसी लेवल में इससे आना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न, एक तो पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि एक तो प्रश्न थोड़ा मैकेनिकल लग रहा है कि विद्यार्थी अवस्था फलन और पद फलन की कौन सा अवस्था फलन नहीं है, मतलब लेकिन जब जब तक वो समझेगा नहीं कि अवस्था फलन क्या होता है और पद फलन क्या होता है, अगर उसको उसकी समझ नहीं है तो कैसे बता पाएगा? क्योंकि अवस्था फलन एक अलग चीज है और जो पद फलन है, जैसे कि जैसे आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, आपने पढ़ा होगा ऊंचाई वाला और दूरी वाला। एक पहाड़ पे किसी को चढ़ना है तो पहाड़ चढ़ने के लिए वो दो रास्ते उसके पास हैं। एक रास्ता घुमावदार है लेकिन वो आसानी से चढ़ जाता है, वो घुमावदार रास्ता लंबा होगा, उसकी दूरी ज्यादा होगी। लेकिन अगर वो सीधा रास्ता अगर इसमें मौजूद है, वो रास्ता छोटा होगा, उसकी दूरी कम होगी, लेकिन हाइट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हाइट पहले और आखिरी बिंदु पर यानी अवस्था पर निर्भर कर रही है, और जो दूरी है वो पथ पे डिपेंड कर रही है कि किस पथ पे जा रहा है, वो शॉर्ट वाला ले रहा है कि लॉन्ग वाला ले रहा है। तो इसका मतलब उसको समझ अगर नहीं होगी तो कैसे वो आंसर दे पाएगा? लेकिन सर जनरली आपने देखा होगा कि अपने टेक्स्ट बुक में सीधा रहता है कि ये अवस्था फलन है। अवस्था फलन की डेफिनेशन होती है और साथ में लिखा था निम्न अवस्था फलन निम्न है। तो अच्छा, कार्य और ऊष्मा जो है वो दोनों अलग अलग देखे जाए तो दोनों अलग अलग, तो कार्य हो या ऊष्मा हो दोनों ही पथफलन होते हैं अलग अलग। तो वो अवस्था फलन अलग अलग तो नहीं होते हैं, पर बिंदु ए में मैंने दे रखा है उनको साथ में कि वो अवस्था फलन है। जी सर। तो यहाँ तो है ना, जब तक समझेगा नहीं कैसे बताएगा? जी वो इसमें भी क्या है सर, अंडरस्टैंडिंग और मैकेनिकल में भी बड़ा बिल्कुल बारीक अंतर इसमें है। और हेमंत अंडरस्टैंडिंग सर, बिल्कुल अंतर अंतर तो है, स्पष्ट है कि जब तक वो समझेगा नहीं कि कार्य और ऊष्मा दोनों मिलाकर के साथ में वो अवस्था फलन होते हैं, अलग अलग वो पथ फलन होते हैं। क्योंकि दोनों पर प्रथम नियम पढ़ा ना ऊष्मा गति, इसमें दो तीन, मैंने इसलिए मध्यम स्तर पर रखा है कि इसमें दो तीन कंसेप्ट लग रही हैं इसमें। कार्य और ऊष्मा दोनों को साथ में लेके चलोगे आप तो फिर आपको जो प्रथम नियम है ना उस पर भी जाना पड़ेगा कि डेल्टा ई इक्वल टू डब्ल्यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, और डेल्टा ई जो है वो अवस्था फलन है, इसलिए क्यू प्लस डब्ल्यू भी अवस्था फलन होगा। अगर वो इतना विचार नहीं करेगा तब तो आंसर दे ही नहीं पाएगा, कार्य प्लस ऊष्मा पे आंसर लगा देगा खट से। वो तो पथफलन मानता है, कार्य भी पथफलन है ऊष्मा भी पथफलन है, लेकिन प्लस करके लिखा है तो दोनों जो है अवस्था फलन हो जाती है। यहाँ तो बहुत विचार करना पड़ेगा, बल्कि मुझे लग रहा है कि मध्यम स्तर के जाए वो तो और कठिन स्तर पे आना चाहिए। वो सरल कैसे हो सकता है? वो सरल इससे हो जाता है कि किताब में स्पष्ट लिखे थे कौन कौन से अवस्था फलन है, कौन कौन से पद फलन है।
तपन सर कार्य प्लस ऊष्मा के लिए किताब में कार्य और ऊष्मा तो पथफलन लिखा हुआ है ना, हाँ तो यहाँ तो हम अवस्था फलन लिख रहे हैं, क्योंकि वो कार्य प्लस ऊष्मा लिख रहे हैं ना अपन, इसलिए इसको अपन अवस्था फलन लिख रहे हैं, तो उसको विचार तो करना पड़ेगा ना उसको। जी ये तो सर, किताब आपने में जो कहा, ये अंडरस्टैंडिंग का प्रश्न लग रहा है। नहीं, मैं उसको अपने हिसाब से करवा नहीं रहा हूँ सर, मैं बस ये कह रहा हूँ कि उस पर काफी विचार करना पड़ेगा उसको, इसलिए उसको मैंने इस स्तर पर रखा है कि जी जब सर। तक वो समझेगा नहीं कि कार्य और ऊष्मा जो है वो अलग अलग होते हैं, तब वो पथफलन होते हैं, लेकिन साथ मिलकर के वो अवस्था फलन होते हैं। और जब तक उसको अवस्था फलन और पथफलन की पूरा जो डिफरेंशिएशन नहीं पता होगा, दोनों में अंतर नहीं पता होगा, उनकी समझ नहीं होगी, तब तक वो इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कार्य प्लस ऊष्मा पे निशान लगा, वो टिक लगा देगा इसको, जबकि वो उत्तर गलत हो जाएगा। तो ये जी इसके बिल्कुल। साथ है ना। आगे चलो और देखते हैं, और फिर इस पे और आप फाइनल वो देना जब तक। तो अगला अपना देखते हैं इसमें। अच्छा हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का होगा कि नहीं होगा सर, ये अभी तो इस पे काफी बात कर चुके हैं हम लोग। तो तपन सर मेरे हिसाब से तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपके हिसाब से क्या होगा ये? चलो आगे देखते हैं, अगले पॉइंट पे और आते हैं इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कठिनाई स्तर पे भी बात कर चुके हैं अपन लोग। क्या एक ही सही उत्तर है और वह पूरी तरह से सही हाँ, है? सही। ठीक। हाँ। अब क्या गलत विकल्प पूरी तरह से गलत है? हाँ। मतलब इसमें से कोई ऐसा विकल्प तो है नहीं, क्योंकि कोई ना कोई अवस्था फलन और पाथ फलन निश्चित जी, तौर जी। पे होगा, तो बेतु का कोई नहीं है इसमें। तो क्या नेक्स्ट। गलत विकल्प छात्रों की त्रुटियों और भ्रांतियों का पता लगाने का काम करते हैं? जी तो बिल्कुल करेंगे। डिस्ट्रक्टर पे अगर बात करें कि उनकी भ्रांतियों का पता लगा, डिस्ट्रक्टर ऐसे दिए हैं जो उनकी भ्रांतियों को पता लगा सकते हैं। उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बिल्कुल वो गलत उत्तर लगाएगा, तो हमें हाँ जानना हाँ, पड़ेगा कि वो उसने गलत उत्तर क्यों लगाया है। तो क्या 11वां बिंदु है, क्या उपरोक्त सभी, वो इसमें लागू क्या नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं? ये तो अपन ने करा ही नहीं है, इसमें तो हाँ, ये है छोड़ नहीं सकते हैं है। ना। क्या सभी विकल्प प्रासंगिक और प्रश्न से संबंधित हैं? जी बिल्कुल। इसके बाद प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर 13 है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए गद्यांश को पढ़ना आवश्यक है। जी, बिना पढ़े प्रश्न को उत्तर नहीं दे पाएगा। सही उत्तर किसी अन्य, ये तो अपने पास एप्लीकेबल नहीं है 14वां पॉइंट, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर अपने पास नहीं है ना, कि सही उत्तर किसी अन्य प्रश्न से पता नहीं चलता, तो अन्य क्वेश्चन अभी यहाँ पर है नहीं। प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर 15, जो प्रश्न में सही उत्तर चुनने के लिए एवं गलत उत्तरों को रद्द करने के लिए कोई क्लू दिया नहीं है इसमें, नहीं। प्रश्न में ऐसा कहीं नहीं दिया है। इसके बाद सही उत्तर सभी आयामों में गलत उत्तरों के समानांतर है। जी। 17वां बिंदु, विकल्प, हाँ विकल्प प्रश्न के व्याकरण के अनुरूप है। बिल्कुल है। 18वां, हमेशा कभी नहीं, ये तो अपने पास है, इसमें अपन लोगों के क्वेश्चन में किसी के में भी नहीं आ रहा, ये आमतौर पर कभी कभी हम लोग शायद ये कहीं पे भी यूज नहीं कर रहे हैं, ओवरलैपिंग भी नहीं कर रहे हैं कहीं कोई, क्योंकि सारे के सारे जो डिस्ट्रक्टर है और की है वो सब अलग है। ऐसा कोई विकल्प नहीं जो विपरीत जोड़े हो, नहीं। है ना, ऐसा भी कि आपके इसमें कार्य ऊष्मा वो विकल्प नहीं है, विपरीत नहीं है। प्रश्न नंबर 22, सॉरी पॉइंट नंबर 22, प्रश्न संस्कृति लिंग भगो, ये भी अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं ये है। अपने को लागू नहीं है। प्रश्न सकारात्मक रूप से बनाया गया है, यदि नहीं तो नकारात्मक शब्द छायांकित किया गया है। यहाँ पे आपका नकारात्मक आया है, नहीं को यहाँ पे अपने को अंडरलाइन या बोल्ड करना है। हाँ ठीक ठीक ठीक, तपन सर थैंक यू, बिल्कुल सही है। अवस्था फलन नहीं है, इसको अपन को अंडरलाइन करना चाहिए, इसको हाईलाइट करना चाहिए प्रश्न, हाईलाइट करना चाहिए। बिल्कुल 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 सही, ये और सही है बिल्कुल। मतलब ये अपना 23वां बिंदु जो है वो अपने को इसमें ध्यान देना पड़ेगा। संशोधित करना है। ठीक ठीक ठीक। भाषा स्तर के अनुरूप है, तो प्रश्न की भाषा में कहीं कोई दिक्कत है ऐसी? नहीं। और भाषा सरल और स्पष्ट है, जी। कोई इसमें मुहावरा या कोई संक्षिप्त रूप इसमें नहीं लिया है। सर्वनाम संदर्भित है यहाँ पर, ये 25वां और 26वां बिंदु है सर, इसमें कोई दिक्कत है दिक्कत इसमें? नहीं। हेमंत नहीं सर सर, बताएं। नहीं सर, ये इन दोनों बिंदुओं पर खरा उतरता है। क्या और कौन सही हो लगातार
ये तो अपने उसमें आ ही नहीं है 27वें में, क्या और कौन का तो उसमें है नहीं, प्रश्न में उपयोग ही नहीं कराया आपने। 28वां भी और आपके लागू नहीं होता है। हाँ, व्यक्तिगत सर्वनाम भी नहीं है, और प्रश्न एक बंद प्रारूप में है हाँ 29 का। पैसिव वॉइस का कोई अनावश्यक उपयोग नहीं है, डबल नेगेटिव का उपयोग नहीं किया गया है, ऊपर अपन ने नहीं करा, बाद में कहीं नहीं अपन ने उपयोग किया है कहीं पे भी, तो डबल नेगेटिव नहीं है इसमें। नहीं है। छवि या आंकड़े संबंध, तो इसमें तो अपन ने डेटा और वो दिए ही नहीं है, दे ही नहीं डेटा रखा। या पिक्चर तो डायग्राम तो है नहीं। और जी प्रसंग संबंधित और जोड़ने वाला है, तो प्रश्न है ही मतलब नहीं इसमें। बोले मन सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बिंदु 34 है, संदर्भ अनावश्यक हास्य अवास्तविकता के माध्यम से विचलित करने वाला नहीं है। ये भी नहीं, ये भी आपके से हाँ, लागू तो नहीं है। हाँ, ये मतलब क्या है, वो क्वेश्चन भी ऐसा है कि इनमें बहुत सी चीजें ये लागू नहीं हो रही। 35वां, परीक्षण उद्धृत शब्द वाक्यांश और वाक्य उभारे गए हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं उभारने का, लेकिन हम्म, यहाँ पे भी कोई पॉइंट नहीं आता है। विकल्पों को सही विराम चिन्हों का उपयोग किया गया। अच्छा, विकल्प सही विराम चिन्ह अपन ने उपयोग करे हैं, निम्न में से प्रश्न, निम्न में से कौन सा अवस्था फलन नहीं है, विसर्ग दिया है, फिर यहाँ पर अपन को ठीक है, बस एक्स्ट्रा बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं, वो बुलेटिंग, वो भी प्रिंटिंग मिस्टेक है जो भी है। प्रश्न जी ए बी सी के आगे बुलेट पॉइंट्स हैं। वो बुलेट पॉइंट हाँ नहीं हाँ आना चाहिए। और एक और थोड़ा सा मेरे को जो इसमें एक और वो लग रहा है, वो ए ब्रैकेट के बाहर कार है तो उसमें एक बीच में एक स्पेस आना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस वहाँ पे ए की जो ए लिखा है, ए के बाद एक स्पेस देखे फिर कार्य पर सुषमा, बी हाँ, फिर थोड़ा स्पेस के गैप। बाद कार्य, वो थोड़ा सा वहाँ पे अलाइनमेंट का और थोड़ा सा स्पेसिंग का वो ध्यान रखना था बस। हम्म। अच्छा, इसके बाद विकल्प एक तार्किक क्रम में है। हाँ उसमें तो कुछ, अब उसमें ये ठीक है, एंथैल्पी कार्य को पहले लेना चाहिए तो एंथैल्पी दूसरा आया था, आंतरिक हाँ, ऊर्जा ऐसा कर दूसरा। सकते, वही मैं कह रहा था, तो अभी वो जैसे क्रम में बात मतलब पे घटते से बढ़ते हुए लेंथ के हिसाब से लेके बढ़ते हुए ले शब्दों के सकते क्रम थे। में आ जाता अपन कार्य प्लस उष्मा को सबसे लास्ट में भी ले सकते हैं, हाँ थोड़ा और बेटर वो लगेगा। लेंथ के हिसाब से अपन ले सकते थे, हाँ। बाकी उससे प्रश्न पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। हम्म। तो इस हिसाब से और कोई बात, तपन सर और हेमंत सर, ये बाकी और क्या हमने कर तो पॉइंट सकते हैं इसमें? जी सर, बहुत क्लियर है सर, सभी बिंदु पे खरा उतर रहा है प्रश्न। आपके विचार से इसको अप्रूव करना चाहिए? जी सर बिल्कुल, कर दिया। चाहते ही है। थैंक यू। थैंक यू सर। लेकिन एक जूही मैम का भी मैं रिव्यू चाहूंगा, क्योंकि हम लोग भले ही रिव्यूअर की तरह काम कर रहे हैं, तब भी अभी चूंकि हम लोग काफी कुछ सीख रहे हैं। तो जूही मैडम भी काफी कुछ इसमें थोड़े सीख रहे हैं दादा, काफी कुछ नहीं, हाँ, थोड़े सभी ही लोग। सीख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अपन लोग सीख रहे हैं। तो इसमें जैसे अपन ने तीनों ये क्वेश्चन रखे हैं ना, तो तीनों में हम लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसको अप्रूव कर दिया है। तो उसमें क्या बदलना था, क्या अपन को चेंज करना था, ये सब चीजों पे बात करी है। पर अब जूही मैडम, प्लीज आप ये बताएं कि हमको और इसमें क्या सुधार करने चाहिए, कि किस तरह से हमको और लेना चाहिए कि हमारा जो रिव्यू करने का तरीका है और बेहतर हो सके। सर आप लोग का जी बहुत ही मैडम अपलॉड की। वर्दी रहा डिस्कशन, मतलब मुझे एक्चुअली हम अमेज्ड हैं द वे आप लोग ने 3 बार पूरे पूरे 37 पॉइंट, मतलब बहुत पेशेंस दिखाया है आपने, कि 3 क्वेश्चंस पे पूरे 37 पॉइंट्स को कवर किया। कहीं पे ये नहीं बोला कि अरे ये तो छोड़ सकते हैं, अरे ऐसा हो सकता है। मुझे कहीं पे भी हरी नहीं दिखाई पड़ी। आई थिंक यू पीपल शुड पैट योर बैक उस चीज के लिए। और ये अभी हम लोगों ने मतलब एक तरह से वो स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, कि अब रिव्यूअर की तरह देखना क्वेश्चंस को। अब जब हम क्वेश्चंस क्रिएट भी करेंगे तो हमारे दिमाग में मोस्टली पॉइंट्स तो रहेंगे ही कि ये बेसिक मिस्टेक्स तो हम अवॉइड कर पाएंगे जब क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, और बाकी दूसरों के क्वेश्चंस में हम वैल्यू ऐड कर पाएंगे। तो थ्रू आउट आपका प्रोसेस बहुत ही, और यही आप जब जब कई बार करते हो तो ये आपके लिए फास्ट हो जाता है। जैसे अभी एक एक क्वेश्चन पे हम लोगों ने नियरली आधा घंटा लगाया, सबको आधा घंटा या इतना तो लगता ही है क्योंकि हम माइन्यूटली क्वेश्चन को रिव्यू कर रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हो तो आपके पॉइंटर्स आपके दिमाग में रहते हैं कि ये चीज चेक करनी है, ये चीज चेक करनी है। तो जी थ्रू मैम। आउट मुझे मुझे बहुत ही मतलब आई एम फाइन जो आज पूरा डिस्कशन हुआ, बहुत
सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि यू पीपल वर वेरी स्लो, कहीं पे भी आपने जल्दी नहीं दिखाई, यू वर वेरी पेशेंट विद ईच पॉइंट। तो इसीलिए मैंने जो आज मुझे सेशन एंड करना था, मुझे कहीं पे भी इस तरह से नहीं एंड करना था कि मैं रैप अप करूं चीज़ों को। आपने ऑलरेडी हर क्वेश्चन को बहुत ढंग से अटेंड किया और रैप किया है। सो you people are now done. You can help other colleagues to review questions and create questions, I suppose now. और मेरी तरफ से आज का काम डन है।